सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। थोड़ा सा डिले हो गया, लास्ट जो केस स्टडीज़ डाली थी तो आज मैं आपको देता हूँ 26 से 35 तक जो आपकी लास्ट केस स्टडीज़ हैं वो। ठीक है, केस स्टडी नंबर 26 पे आते हैं और पहला ही सवाल 26 लिखा हुआ है, ब्राइट पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली अंडर द एजीज ऑफ ब्राइट माइंड सोसाइटी हैज़ प्रोवाइडेड। ये बेसिकली ये क्वेश्चन भी पहले कभी था, किसी आरटीपी का क्वेश्चन है ये। हैज़ प्रोवाइडेड रिसीव द फॉलोइंग सर्विसेज, तो एक आपको बता रखा है कि स्कूल करके है, उसने सर्विसेज रिसीव करी हैं और दी हैं। ठीक है, तो स्कूल से ध्यान आपको एजुकेशन में आ जाना चाहिए कि अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई सी भी सर्विस देगा तो एग्जाम्प्ट है, और अगर लेगा तो स्कूल के लिए 3 सर्विसेज थी जो एग्जाम थी, तो वो आपको प्रोविजन ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट क्या बोलता है, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट टीचर्स एंड अदर स्टाफ, तो स्टूडेंट टीचर स्टाफ को बसेस की सर्विसेज देता है। सच ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू ब्राइट स्कूल बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर, तो अंबाजी ट्रांसपोर्टर से ये सर्विसेज ले रहा है और बच्चों को दे रहा है। ठीक है, तो अंबाजी ट्रांसपोर्टर्स को जो पेमेंट करेगा वो भी एग्जाम्प्ट है और बच्चों से जो पैसा लेगा वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, an amount of 1500 per month is charged from the student, whereas such services are provided free of cost to teachers and other staff. स्टूडेंट से पैसा लेते हैं, टीचर्स का फ्री है। ठीक है, being part of their employment contract, consolidated amount of 2 लाख रुपीज पर मंथ इज पेड टू अंबाजी ट्रांसपोर्टर्स को 2 लाख रुपए पेमेंट किया है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर। एग्जाम में भी केस स्टडी है ना, आपको लगेगा कि भाई इस पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा, तो एक बार देख लिया करो, इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि पूरी केस स्टडी पढ़ो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लगता है। और ट्राई करना, जो 15 मिनट का 10 मिनट का रीडिंग टाइम होता है ना, 5 मिनट तो उसमें रोल नंबर वगैरह बढ़ने में चले जाते हैं, 10 मिनट का जो टाइम होता है ना उसमें एक केस स्टडी सॉल्व कर लो, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल एंटायर क्वेश्चन पेपर, एक केस स्टडी सॉल्व कर लो। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर एंड अदर स्टाफ प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पब्लिक स्कूल। तो ये जो सर्विसेज दी हैं टीचर्स स्टूडेंट स्टाफ को, उसका क्या होगा, तो क्या हो जाएगा साहब, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड ब्राउड स्कूल टू स्टूडेंट टीचर स्टाफ और एग्जाम्प्ट। मेरे को तो बी लगता है, बाकी कुछ बेटर, अगर आप, मैंने तो रीड भी नहीं करा, आप रीड कर लो। ये बोल रहा है कि बच्चों से जो पैसा चार्ज किए हैं वो एग्जाम नहीं है, गलत है। हाँ, तो बाकी सारे गलत ही हैं, ये क्लियर स्टेटमेंट है, बेस्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्टूडेंट, तो अगर आपको याद हो, स्टूडेंट फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स आप जो भी पैसा लोगे ना वो एग्जाम रहता है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में लो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम का ही हो। एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन था कि भाई ये डाउट आया कि एंट्रेंस एग्जाम अगर आप फॉर्म ले रहे हो तो वो अभी आपका स्टूडेंट थोड़ी है, वो तो बनने वाला है। जैसे अगर आप किसी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे तो स्टूडेंट बना थोड़ी बनेगा, उस पर भी क्लैरिफिकेशन था कि वो भी एग्जाम रहेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए पैसे लिए 1000 रुपीज तो लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट से, और 200 रुपीज लिए इंटरनल स्टूडेंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रेंस एग्जाम का भी पैसा क्या रहेगा, पूरा एग्जाम रहेगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू एंट्रेंस एग्जाम फीस, तो एंट्रेंस एग्जाम की फीस में क्या होगा। पॉइंट नंबर बी तो गलत लग रहा है, डी भी गलत लग रहा है, नो जीएसटी नो जीएसटी, ए और सी ठीक लग रहा है। ए और सी में रीड करते हैं। नो जीएसटी इज लेबल ऑन एंट्रेंस एग्जाम फीस फ्रॉम इंटरनल स्टूडेंट, हाउएवर जीएसटी इज पेबल ऑन आउटसाइड स्टूडेंट, ये भी गलत है। नो जीएसटी इज पेबल ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ 12 लाख रुपीज रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, हाउएवर इट स्टिल क्वालिफाई टू बी सप्लाई। देखो सप्लाई तो है बट एग्जाम्प्ट है, सप्लाई तो है ना, एग्जाम्पशन चैप्टर में तो पढ़ा था हमने। तो आप जब रिटर्न भरते हो अपनी, तो रिटर्न के अंदर आपको एग्जाम टर्नओवर भी दिखाना तो पड़ता ही है। तो सप्लाई तो है बट एग्जाम्प्ट है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई आंसर विल कम सी। देखो फर्स्ट में इन्होंने बोला कि जो इंटरनल स्टूडेंट है उसी का एग्जाम्प्टर एक्सटर्नल का टैक्सेबल है, वो तो गलत ही हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं। ब्राइट पब्लिक स्कूल ऑल्सो प्रोवाइड बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी टू स्टूडेंट, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। स्टूडेंट से आप कोई सा भी पैसा लोगे, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ से पूरा एग्जाम्प्ट है। 1,75,000 रुपीज का पैसा आया तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। देख लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड। ठीक है, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, कंपोजिट तो है ही, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको रहने की फैसिलिटी भी मिल रही है। वेयर प्रिंसिपल सप्लाइज एजुकेशन सर्विसेज सिंस principal activities exempt the entire consideration of 1,75,000 exempt. It is a composite supply where the principal supply is that of boarding and lodging. प्रिंसिपल एक्टिविटी तो एजुकेशन की है ना, प्रिंसिपल रहना थोड़ी, आप अगर किसी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हो तो थोड़ी कि मेन एक्टिविटी रहना है, सेकेंडरी पढ़ाई है। आपके लिए होगा वो ऐसा, बट एक्चुअल में पढ़ाई मेन एक्टिविटी होती है। बी वाला तो गलत ही है, मिक्स सप्लाई तो नहीं है, कंपोजिट है, आंसर विल कम थ्री का ए, थ्री का ए। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करना, बिना लाइक के देख रहे हो तो भैया चीटिंग है।
ठीक है, अगला पॉइंट में आओ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर टू स्कूल। तो अंबाजी ट्रांसपोर्टर स्कूल को सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट ही है। जीएसटी इज पेबल, ये तो गलत हो गया, नॉट पेबल। तो एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, नहीं सप्लाई तो है बट एग्जेम्प्ट है। जीएसटी इज पेबल, ये भी गलत है, जीएसटी इज नॉट पेबल एट ऑल, क्योंकि वो जो सर्विसेज दिए हैं वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। तो आंसर विल कम डी, फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर है। काफी इजी थी, आपको भी काफी इजी लगी होगी। ठीक है, अगले केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी नंबर 27, जूम एयर करके केस स्टडी है। जूम एयर, हाँ जूम एयर, ये मई 22 आरटीपी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं बच्चों को अक्सर ये बोलता था कि मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23 आरटीपी की सिर्फ केस स्टडीज कर जाओ, बाकी तो सब कवर्ड है, केस स्टडीज कर जाओ। बट अब करने की जरूरत नहीं लग रही, मेरे को लग रहा है केस स्टडीज में कवर कर दी इन्होंने। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी दिया था, अगर किसी को याद हो तो। Zoom Air is an airline company operating domestic as well as international flight। तो एक कंपनी है जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट चलाती है। The head office of Zoom Air is in Mumbai and the company has also obtained registration under GST in each of the state। तो देखो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट चलती हैं, हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है और हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है जहां जहां से फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर अंडरटेकन बाय, तो पूरा ध्यान इधर रखो, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। और स्पीड थोड़ी सी इतनी भी 2x की स्पीड मत देखो, 1.5 से ज्यादा स्पीड मत करना किसी भी हालत में। इधर देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर अंडरटेकन बाय इट। Zoom Air sold tickets worth rupees 5 lakh during the month from its head office and the breakup of airfare is as follows। इन्होंने क्या किया, 5 लाख के टिकट बेचे, जिसमें से 4 लाख रुपीस की तो बेसिक फेयर था और 1 लाख रुपीस का यूएसएफ पीडीएफ चार्जेस। अगर आपको याद हो, एक हमने रूल 23 वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ा था और उसके अंदर हमने देखा था एक सर्कुलर था यूएसएफ पीडीएफ वाला, और उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी फ्लाइट ऑपरेटर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कोई भी पैसा कलेक्ट करता है तो उसको एज अ प्योर एजेंट ही देखा जाएगा। तो इसके केस में क्या है, जूम एयर कौन एक फ्लाइट ऑपरेटर है, वो उसने क्या किया, टोटल 5 लाख रुपए कलेक्ट किए, जिसमें से 4 लाख रुपए तो खुद का था और 1 लाख रुपए यूएसएफ पीडीएफ के नाम से, चार्जेस के नाम से कलेक्ट किए। और यहाँ पे वो 1 लाख रुपीज के लिए क्या हो गया, प्योर एजेंट हो गया। ठीक है, तो आपको याद देखना पड़ेगा वैल्यू सप्लाई, फिर अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। पीएसएफ एंड यूडीएफ आर रेमिटेड बाय जूम एयर टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या करना है, ये पीएसएफ और यूडीएफ क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे देंगे। फॉर द अमाउंट ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ इज सेपरेटली डिस्क्लोज इन द इनवॉइस। तो हमने कहा था रूल 33 की कंडीशन ये होती है कि आप सेपरेटली इनवॉइस में बताएंगे, कोई भी चीटिंग नहीं रखेंगे, प्योर होना चाहिए, वो सब करके है। इन्होंने कहा इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया है, द एयरपोर्ट अथॉरिटी पेज एन अमाउंट ऑफ 5% ऑफ पीएसएफ एंड यूडीएफ एज कलेक्शन चार्जेस। तो बोल रहे हैं कि 1 लाख में से जो 5% है, 5,000 रुपए, वो जूम एयर को देंगे अपन, मतलब उसकी इनकम हो गई। तो जूम एयर की इनकम कितनी हो गई, एक तो 4 लाख रुपीज हो गई और एक 5,000 रुपीज इसकी इनकम हो गई। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं एक बार। द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मुंबई हेड ऑफिस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ग्रॉस लायबिलिटी पूछी है, नेट नहीं पूछी, मतलब आउटवर्ड सप्लाई पूछा है। तो शुरू से ही अपन आउटवर्ड सप्लाई निकालते हुए चलते हैं। फिर आउटवर्ड पूछा है ग्रॉस लायबिलिटी, तो 4 लाख तो ये हो गई, 5,000 ये हो गई। आगे बढ़ते हैं साहब। Zoom Air head office has collaborated with Super Trip India and online air travel portal। इंपॉर्टेंट की स्टडी है, इसे ध्यान से देख। इन्होंने क्या किया, कोलैबोरेशन किया सुपर ट्रिप के साथ। एक ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर बाय वे ऑफ बुकिंग एयर, ईसीओ टाइप हो गया है काइंड ऑफ। तो जूम एयर क्या कर रहा है, सुपर ट्रिप इंडिया, जैसे अपने बहुत सारी फ्लाइट्स की वेबसाइट होती है स्काई स्कैनर टाइप, जहां से अपन फ्लाइट्स बुक कराते हैं, तो वैसे ही जूम एयर ने सुपर ट्रिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। और सुपर ट्रिप क्या एक ईसीओ है जो क्या महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ड्यूरिंग द मंथ सुपर ट्रिप इंडिया बुक टिकट्स फॉर 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए के टिकट इन्होंने बुक कर दिए, 2 लाख रुपीज के टिकट बुक कर दिए फॉर द कस्टमर्स ऑफ जूम एयर। The amount was remitted by Supertrip to Zoom Air after adjusting the amount of TCS. In addition to the aforesaid amount, Supertrip India charged commission from Zoom Air at the rate of 5% of the basic fare of air tickets book। देखो समझना साहब, 2 लाख रुपए के टिकट आपने किसी थर्ड पार्टी से करवाए, जैसे इंडिगो की फ्लाइट है और उसके 2 लाख रुपए के टिकट स्काई स्कैनर की हेल्प से हो रहे हैं, मान के चलो। अब इस केस में क्या है, इस 2 लाख रुपीज पे तो जीएसटी कौन देगा, जूम एयर ही देगा, क्योंकि कमाई तो जूम एयर की है ना। अब सीन क्या होगा, सुपर ट्रिप ने क्या किया होगा, टीसीएस कलेक्ट किया होगा, किस्त किया होगा 2 लाख रुपीज का 0.5% टीसीएस कलेक्ट किया होगा, मतलब 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए क्या गया होगा, इन्होंने टीसीएस कलेक्ट करा होगा, टीसीएस गवर्नमेंट को जमा कराया होगा और 5% इन्होंने क्या किया, अपना कमीशन भी लिया है। तो ठीक है, अब देखो
2 लाख रुपीज का 5% कमीशन, कितना हो गया ये? 10,000 रुपीज हो गया। 10,000 रुपीज ये कमाई किसकी हो गई? सुपर ट्रिप की हो गई, ईसीओ की। ठीक है, 10,000 रुपीज पे जीएसटी कौन देगा? सुपर ट्रिप देगा। 10,000 पे जीएसटी सुपर ट्रिप देगा क्योंकि वो उसकी कमाई हो गई और हमको इसकी आईटीसी मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस लायबिलिटी पूछे तो कोई आईटीसी मिल जाएगी हमको। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें सेकंड वाले पॉइंट में, तो ग्रॉस लायबिलिटी 2 लाख हो गई, आईटीसी मिल जाएगी 10 लाख पे, और टीसीएस 10 लाख का 10,000 रुपीज जो हमने एक्सपेंस किया, अरे कमीशन दिया ना, उस पे जीएसटी कौन देगा? ईसीओ देगा, तो आईटीसी हमको मिलेगी ना। जीएसटी की रेट क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं, 18% जीएसटी की रेट है। तो 10,000 पर 18% मतलब एक तो 1,800 रुपए की आईटीसी मिल जाएगी और एक 1,000 का टीसीएस, तो टोटल 2,800 रुपए की क्या हो गई हमारे पास? आईटीसी हो गई। मतलब देखा जाए तो ये 1,000 रुपीज आईटीसी तो नहीं हुई, जो टीसीएस है कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है, बट हाँ ये हमारे क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टोटल 2,800 रुपए की काइंड ऑफ हमारे पास क्रेडिट हो गई। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, मेरे को पता चलेगा भाई कितने लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा आउटवर्ड सप्लाई निकालो, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी निकालो, तो ग्रॉस में तो 2 लाख ही आएगा ना। 2 लाख रुपए हमारी तो सेल है, जीएसटी हम ही भरेंगे ना उस पर। तो ठीक है, तो इधर 4 लाख हो गई, इधर 5,000 हो गई, इधर 2 लाख हो गई। आगे बढ़ते हैं। Zoom Air head office charge 100% cancellation fees from the customers for booking made in prior months. अगर किसी कस्टमर ने पहले बुकिंग करा ली फ्लाइट वगैरह की और अब वो कैंसिल करवा रहा है तो 100% कैंसिलेशन फीस है, मतलब कुछ रिफंड नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ कैंसिलेशन फीस चार्ज वाज 1 लाख रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। 1 लाख रुपए कैंसिलेशन फीस थी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। Instead of actually collecting the cancellation fees from the customer, such amount was adjusted against the booking amount and GST discharged at the time of initial bookings only. देखो सीन क्या है, आपने एक फ्लाइट बुक करा ली 10,000 रुपीज विद जीएसटी, अब आप कैंसिल करवा रहे हो तो कुछ भी पैसा लौटाने वाला नहीं है। तो अब आपको वो बंदा कुछ अलग से आपसे चार्ज नहीं करेगा, अब वो आपको कुछ लौटाएगा नहीं, मतलब वही कैंसिलेशन फीस हो गई। 10,000 रुपीज की आपकी फ्लाइट थी, उसने एक भी रुपया लौटाया नहीं, वही कैंसिलेशन फीस हो गई। तो अब वो ना आपसे कुछ मांग रहा है ना आप कुछ दे रहा है, बात खत्म। इसमें यही लिखा हुआ है कि देखो द अमाउंट ऑफ कैंसिलेशन फीस चार्ज वाज 1 लाख रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कलेक्टिंग द कैंसिलेशन फीस। वो आपसे मांग नहीं रहा कि लाओ कैंसिलेशन फीस दो, वो तो ओरिजिनली जो आपने पे किया था उसमें से एडजस्ट हो गया करके। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि भाई 1 लाख रुपए कैंसिलेशन फीस थी और उस पर हम जीएसटी तभी दे चुके जब वो हमने पैसा लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने 2 महीने पहले टिकट करा ली होगी तो उसका जीएसटी तभी दे दिया होगा, किसी ने 1 महीने पहले टिकट करा ली होगी उसका जीएसटी तभी दे दिया होगा। However, the PSF and UDF amounting to 10,000 rupees charged from the customer, जो पीडीएफ और यूएसएफ जो था ना, पीएसएफ और यूडीएफ चार्जेस जो हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे थे वो हमने लौटा दिए। तो देखो वो हमने लौटा दिए तो क्या हुआ, उस पर हम जीएसटी लेस नहीं करेंगे क्योंकि उस पर जीएसटी तो वैसे भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे करती है, हम थोड़ी पे कर रहे हैं उस पर जीएसटी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो वो लेस करेंगे इसको 10,000 वैल्यू में से। हम क्यों लेस करेंगे, देखो हम तो प्योर एजेंट है। 10,000 रुपीज पे जीएसटी किसने भरा होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भरा होगा, तो वो लेस करेंगे क्योंकि वो रिफंड कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो देखो सिंपल सा पॉइंट क्या है कि आपने क्या किया, 100% कैंसिलेशन फीस है, जब एक्चुअल में वो बुकिंग आई होगी तभी आपने जीएसटी भर दिया, अब कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, तो अब ये कोई आउटवर्ड सप्लाई में नहीं आएगा 1 लाख, इस पे तो जीएसटी आपने ऑलरेडी भर दिया होगा जब आपकी बुकिंग आई होगी, बात खत्म। और यूएसएफ पीएसएफ और यूडीएफ चार्जेस है वो तो वैसे भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, तो वो उसका ट्रीटमेंट करेगा, हमको क्या मतलब। Zoom Air head office provide gifts in the form of air ticket to 10 of its employees, और एक गिफ्ट जो है वो 60,000 रुपीज का है, तो 50,000 रुपए तक की गिफ्ट एग्जाम्प्ट होते हैं, उससे ऊपर टैक्सेबल होते हैं। 6 लाख रुपीज इसकी आउटवर्ड सप्लाई में आ जाएगा। Zoom Air has a corporate tie-up with the Welcome Hotel located in Rajasthan. Zoom Air महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है आई थिंक, है ना, हाँ मुंबई में रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, और उसका एक टाई अप है राजस्थान में किसी होटल के साथ। फॉर जनवरी द होटल इशूड एन इनवॉइस ऑफ 5 लाख रुपीज इन द नेम ऑफ जूम एयर। जूम एयर के एम्प्लॉइज वगैरह होटल में स्टे करे होंगे, कुछ भी रहा होगा, राजस्थान के अंदर होटल है तो होटल पे सीजीएसटी आईजीएसटी लगा होगा, तो इसकी जूम एयर को क्रेडिट भी नहीं मिलेगी, आपको पता ही है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए साहब, हरियाणा ऑफिस ऑफ जूम एयर हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस। जूम एयर क्या कर रहा है, अपनी वेबसाइट पे, इसमें ना वेबसाइट पे ऐड वगैरह लगवा देते हैं, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे किसी का ऐड लगवा दूं, तो वैसे ही इन्होंने कोई अपना ऐड कुछ करवाया होगा, सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस टू अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट। ठीक है,
द अमाउंट चार्ज फॉर सच सर्विसेज बाय हरियाणा ऑफिस ऑफ जूम एयर इज 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको डेटा दे रखा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है मुंबई हेड ऑफिस की ग्रॉस लायबिलिटी बताओ मुंबई की। अब ये 5 लाख रुपए मुंबई की नहीं है, ये हरियाणा ऑफिस की है, आपसे मुंबई की पूछी है। तो मुंबई की तो आप कितने निकालोगे, ये 4 लाख की, 5,000 रुपए का कमीशन मिला था हमको, 2 लाख रुपए हमने और कहीं से बेचा था, और 6 लाख रुपीज ये, तो जोड़ लो इनको, यही क्वेश्चन होगा और क्या। देखो फर्स्ट का आंसर देखते हैं, 4 लाख पे 18% जीएसटी 72,000 आ गया, 5,000 रुपए ये है ना, 5,000 रुपए जो कमीशन था वो यूएसएफ पीडीएफ पे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देगा, हम तो देंगे नहीं। और क्या था, ये 5,000 कैसे आया वो बताया, 1 लाख का 5% जो हमको कमीशन मिला, एक 2 लाख रुपीज जो हमने टिकट बेचे वो, और एक 6 लाख रुपीज वो, और ये आंसर आ गया। तो आप जोड़ लो इसका बड़ा जो अपन ने किया, क्या किया अपन ने, 4 लाख प्लस 5,000, 4 लाख 5,000, 6 लाख 5,000, और ये आपका 12 लाख 5,000 हो गया। तो 12 लाख 5,000 का अगर आप 18% करेंगे यही आएगा, देख लो करके देख लो। 12 लाख 5,000 का अगर आप 18% करेंगे, इट इज कमिंग 2,16,900 रुपीज, आंसर इज ठीक। एग्री करते हो कि नहीं करते, अच्छी की स्टडी लग रही है, ठीक है। आगे चलो, डिटरमाइन ऑल काइंड ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू मुंबई हेड ऑफिस ऑफ जूम एयर फॉर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट इज जीएसटी लायबिलिटी। ऑल काइंड ऑफ क्रेडिट, जितनी भी क्रेडिट है, कैश लेजर क्रेडिट लेजर सब, जो सेट ऑफ करने के काम में आ सकती है जनवरी मंथ के लिए मुंबई हेड ऑफिस की। तो क्रेडिट की अगर हम बात करें तो पहला तो हमारा आउटवर्ड सप्लाई था, क्रेडिट तो परचेज पे मिलती है ना, इनवर्ड सप्लाई पे, पहला आउटवर्ड सप्लाई था। दूसरे वाले में क्रेडिट थी हमारे पास 10,000 रुपए जो हमने एक्सपेंस किया था, सुपर ट्रिप को कमीशन दिया था, उस पर हमको आईटीसी मिल जाएगी क्योंकि उस पर जीएसटी सुपर ट्रिप देगा। 1800 तो ये हो गया था, और टीसीएस काटा सुपर ट्रिप ने 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए वो हो गया, तो 2,800 रुपए का क्रेडिट यहाँ पे मिल गया हमको। ऑल काइंड ऑफ क्रेडिट पूछा है क्वेश्चन में। थर्ड वाला कैंसिलेशन फीस, ये भी आउटवर्ड सप्लाई है। फोर्थ वाला भी आउटवर्ड सप्लाई है, और फिफ्थ वाला तो मुंबई का है भी नहीं, हरियाणा का है, तो इससे हमको अभी कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये फिफ्थ वाला तो अच्छा होटल वाला है, होटल के केस में हमें क्रेडिट मिलेगी नहीं, सॉरी होटल वाला है फिफ्थ वाला जो, वो उसमें क्रेडिट मिलेगी नहीं क्योंकि वो तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट पे जीएसटी दिया होगा आपने राजस्थान में, तो उसकी क्रेडिट मुंबई में कैसे मिलेगी, तो इसकी क्रेडिट मिलेगी नहीं। बेसिकली देखा जाए तो क्रेडिट तो सिर्फ 2,800 ही हुई, और तो कोई हुआ नहीं, और तो कुछ हुआ नहीं। और ये वाला भी हरियाणा ऑफिस का आउटवर्ड सप्लाई है, ऑल दो आईटीसी की बात कर रहे हैं मुंबई की, तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो क्रेडिट तो सिर्फ 2,800 ही हुई। एग्री करते होंगे आप मेरे ख्याल से, 2 का ए आंसर आ रहा है। एक तो टीसीएस हो गया, एक 1,800 रुपये हो गया, होटल के केस में आईटीसी मिलेगी नहीं, 2,800। इजी है, पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Assuming that the customers in point 1 of the case scenario above, ये जो केस सिनेरियो ना ये वाला, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है उसके बारे में कुछ पूछ रहा है, ओके ठीक है। आर रजिस्टर्ड कस्टमर, अज्यूमिंग दैट द कस्टमर जो है ना वो रजिस्टर्ड है, मतलब जो फ्लाइट बुक करा रहे हैं वो कस्टमर्स रजिस्टर्ड है, एंड ऑल अदर कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आर कंप्लाइड, तो उनको कितनी आईटीसी मिलेगी। अच्छा, ये कह रहा है कि भैया कस्टमर्स ने टिकट खरीदा। अब एक बात याद रखो, मैं आपको वैल्यूएशन चैप्टर जब पढ़ाता था ना, तो मैं आपको बोलता था कि सपोज करो इंडिगो ने एक फ्लाइट टिकट 5,000 रुपए का बेचा, उसका बेसिक फेयर प्राइस है 5,000 रुपीज, और यूएसएफ पीडीएफ चार्जेस पे किए 1,000 रुपीज के, इधर देखना, अरे ओ इधर टोटल जो पैसेंजर ने पे किया वो 6,000 पे किया। तो मैं आपसे पूछता था कि इंडिगो कितने पे जीएसटी देगा, तो आप बोलते थे इंडिगो जीएसटी देगा 5,000 पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जीएसटी देगा 1,000 पे। फिर मैं आपसे पूछता था पैसेंजर को किस पे आईटीसी मिलेगी, तो आप बोलते थे पैसेंजर को तो 6,000 पे मिलेगी, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई कितना अमाउंट बेसिक फेयर है, कितना यूएसएफ पीडीएफ चार्जेस है, उसने जितना पे किया वो तो उस पर आईटीसी ले देगा। याद होगा आपको, प्लेस सप्लाई के अंदर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे भी आईटीसी मिलती है, ठीक है, उस पर भी आईटीसी मिल जाती है, 12 सबसेक्शन 9 अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगर B2B ट्रांजेक्शन है तो आईटीसी मिल जाती है। तो कह रहा है कि भाई पैसेंजर अगर रजिस्टर्ड है तो कितने अमाउंट पे आईटीसी लेगा, तो जितना उसने पे किया है ना विद पीएसएफ यूडीएफ चार्जेस पूरे पे आईटीसी लेगा वो, तो ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि देखो कस्टमर ने 5 लाख के टिकट खरीदे, 4 लाख रुपीज के जो टिकट थे वो तो विदाउट जीएसटी थे, तो 4 लाख का 18% करो, 4 लाख का 18%, एक तो उस पर उसको आईटीसी मिलेगी, और ये जो 1 लाख रुपीज के उसने पीएसएफ यूडीएफ चार्जेस पे किए उस पर भी तो आईटीसी लेगा वो, उसको क्या मतलब है। और ये 1 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो ये 1 लाख डिवाइड बाय 118, ठीक है, इनटू 18, एक तो ये जीएसटी का अमाउंट निकल के आ गया, और 4 लाख का 18%, तो दो आ गए, तो 4 लाख का 18% तो 72,000 हो गया, और 1 लाख
डिवाइड बाय 118 इंटू 18 अगर आप करोगे तो इट इज कमिंग 15 टू 54, 15 टू 54 प्लस 72,000 इट इज कमिंग 87 टू 54, 87 टू 54, 87 टू 50। ठीक है, बस वो ध्यान रखना कि 1 लाख इंक्लूसिव है और 4 लाख एक्सक्लूसिव है, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, इंक्लूडिंग और इंक्लूसिव। ठीक है, थर्ड का आंसर भी सॉर्टेड है। आगे बढ़े। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन बिटवीन हरियाणा ऑफिस ऑफ जूम एयर एंड अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो इन्होंने किया है, क्या किया है एक बार रीड कर लेते हैं। हरियाणा ऑफिस ऑफ जूम एयर हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज बाय वे ऑफ सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस टू अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हरियाणा के अंदर ही है, सेम स्टेट के अंदर ही है। द अमाउंट चार्ज फॉर सच सर्विसेज इज 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ। द सर्विसेज इन द नेचर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ओआईडीआर सर्विसेज हैं और आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी तो लगेगा ही नहीं। द सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस इज डीम्ड सेल ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। Zoom Air is required to pay IGST, IGST क्यों पे करेगा? Zoom Air is required to pay CGST, SGST of 45,000 and credit shall be availed, shall be allowed to Amazing Private Limited। ठीक है, तो देखो हरियाणा ऑफिस जूम एयर का वो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करेगा 5 लाख पे और क्रेडिट मिल जाएगी अमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को। तो आंसर नंबर डी तो परफेक्ट लग रहा है, ए और सी तो कट गया। अब डी पे एक बार आते हैं। द सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस इज डीम्ड सेल ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने एडवर्टीजमेंट स्पेस करके, एंड इज लायबल टू सीजीएसटी एसजीएसटी, ये भी नहीं आएगा। डी इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सुपर ट्रिप इंडिया परचेजेस 1000, स्पीड कम कर लेना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। सुपर ट्रिप इंडिया परचेजेस 1000 एयर टिकट इन बल्क फॉर एन अमाउंट ऑफ 1000 पर टिकट फ्रॉम जूम एयर। देखो दो बातें होती हैं, एक तो होता है ईसीओ, जैसे भाई जूम एयर के टिकट सुपर ट्रिप बेच रहा है उसकी वेबसाइट से और कमीशन चार्ज कर रहा है। जैसे स्काई स्कैनर से आप लोग फ्लाइट की टिकट बुक कराते हो तो वो फ्लाइट एजेंट से, फ्लाइट जो भी ऑपरेटर है उससे वो कुछ कमीशन चार्ज करता होगा स्काई स्कैनर। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि सुपर ट्रिप ऐसा कह रहा है, जो थर्ड पर्सन है सुपर ट्रिप जो पहले ईसीओ था, वो ऐसा कह रहा है कि मैं आपसे 1000 टिकट खरीद लेता हूँ। वो जूम एयर को कह रहा है आप तो मेरे को 1000 टिकट बेच दो और एक टिकट 1000 रुपए का बेच दो, मतलब 10 लाख रुपए के टिकट मैं आपसे खरीद रहा हूँ। अब बोल रहा है कि मैं ही बेचूंगा इनको, मैं कितने में भी बेचूं मैं वो देख लूंगा, जितने बिकेंगे नहीं बिकेंगे वो भी मेरा लुकआउट है, आप तो मेरे को 1000 टिकट बेच दो। मतलब आप, अब मैं ईसीओ नहीं रहा, मतलब मैं आपसे टिकट खरीद रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। देखो दो दो तरह की बातें हो गई। जैसे कोई एजेंट है वो मेरी क्लास बेचे और वो बोले कि सर एक क्लास पे मैं आपसे 500 रुपए कमीशन चार्ज करूंगा, एक तो ये वाली बात हो गई। एक वो मेरे को बोले कि सर आप तो मेरे को 1000 क्लासेस दे दो इतने अमाउंट में, मैं मेरा देख लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस केस में ईसीओ नहीं है, सुपर ट्रिप इसने 1000 टिकट खरीद लिए 1000 रुपए में और कस्टमर्स को बेच रहा है अपने पोर्टल से। सुपर ट्रिप इंडिया वाज एबल टू सेल ओनली 800 एयर टिकट, अब उसने 800 टिकट ही बेच पाया 15 लाख। ठीक है, ठीक है। तो सुपर ट्रिप की अगर हम बात करें तो 15 लाख रुपीज की सेल हुई उसकी। ठीक है, और परचेज वैल्यू थी 10 लाख। एज पर द एग्रीमेंट द रिमेनिंग 200 एयर टिकट परचेज बाय सुपर ट्रिप वो वेस्ट हो गए, वो वेस्ट हो गए क्योंकि बिक ही नहीं पाए। अब आपसे पूछ रहा है सुपर ट्रिप कितने पे जीएसटी देगा? तो भाई सुपर ट्रिप यहाँ पे टीसीएस वीसीएस की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि अब कोई ईसीओ थोड़ी रहा भाई तू, तो ये कलेक्ट टीसीएस वाला पॉइंट तो गलत है। अब तू ईसीओ रहा ही नहीं, अब तो तू बस खरीद के बेच रहा है, राइट। सुपर ट्रिप कितने पे देगा? 15 लाख का 18% पे जीएसटी देगा। ठीक है, कौन देगा? सुपर ट्रिप 15 लाख का 18% पे जीएसटी देगा। इट इज कमिंग 2,70,000। और आईटीसी कितनी होगी इसके पास? 1,80,000। मतलब 90,000 रुपीज की क्या होगी इसके पास? क्रेडिट होगी। सॉरी, 90,000 रुपीज का इसको टैक्स देना पड़ेगा। 90,000 रुपीज का इसको टैक्स देना पड़ेगा। क्रेडिट हो गई 1,80,000 की, आउटवर्ड लायबिलिटी हो गई 2,70,000 की, नेट जीएसटी 90,000 रुपए का है। तो देखो सुपर ट्रिप शैल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑफ 90,000।
ठीक है। एंड जूम एयर शेल बी लायबल, जूम एयर को कितना जीएसटी देना पड़ेगा भाई, जूम एयर ने तो 10 लाख की टिकट बेच दी है सुपर ट्रिप को, जूम एयर की आउटवर्ड लायबिलिटी कितनी हो 10 लाख, तो 10 लाख का 18% इट इज कमिंग 1,80,000, तो जूम एयर जीएसटी देगा 1,80,000 रुपीज पे, 1,80,000 रुपीज का जीएसटी देगा और सुपर ट्रिप देगा 90,000 का, आंसर इज कमिंग सी। पहला गलत, ये एक्ट एजेंट है, एजेंट वेजेंट कुछ नहीं है भाई, ये भी गलत, सबसे बेस्ट है सी, क्योंकि भाई सुपर ट्रिप देगा 90,000 जीएसटी, 2,70,000 इसकी आउटवर्ड है, 1,80,000 क्रेडिट मिल जाएगी, और जूम एयर की लायबिलिटी कितनी 1,80,000 की, जो कि इसको क्रेडिट मिल रही है, ठीक है, तो आंसर इज कमिंग 5 का सी, 5 का सी। अच्छी केस स्टडी थी, 17-18 मिनट लग गए इसमें। केस स्टडी नंबर 28 पे आते हैं, इन्फोटेल लिमिटेड, ये भी सुना सुना लग रहा है, ये भी कोई सी तो आरटीपी का क्वेश्चन है, चाहे तो आरटीपी मई 23 का हो चाहे नवंबर 22 का हो, पर आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। Infotel Limited, hereafter referred as Infotel, is a telecommunication company operating in India. तो ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। The company has obtained registration in all the states in India. इंडिया में इसने सारे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और हरियाणा में इसका हेड ऑफिस है। The invoice for telecommunication services in India is issued to customer by the head office located in Haryana for all the services. मतलब हेड ऑफिस हरियाणा में, वो इनवॉइस इशू करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर अंडरटेकन, और ये ट्रांजेक्शंस आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर हरियाणा ऑफिस अज्यूमिंग दैट नो आईटीसी इज यूटिलाइज, मतलब ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी आपसे पूछा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना, आउटवर्ड सप्लाई को आपको ध्यान में रख के चलना है, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी आपसे पूछा है, आईटीसी बिना यूटिलाइज करे। तो देखो जनवरी मंथ का डेटा दे रखा है, रिसीट्स फ्रॉम पोस्टपेड मोबाइल कस्टमर, तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इसने 25 लाख रुपए के मोबाइल रिचार्ज बेचे पोस्टपेड कस्टमर्स को, 5 लाख इज फ्रॉम कस्टमर्स लोकेटेड इन हरियाणा एंड रिमेनिंग अमाउंट इज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया। इसमें सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी भी है क्या, नहीं, एक साथ ही दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो गया, 25 लाख आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई, 25 लाख आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई, इस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, Infotel collected an amount of 20 lakh rupees as subscription income from the customers, ये कि पॉइंट 1 में इंक्लूडेड नहीं है, 25 लाख के अलावा है 20 लाख। The same was collected for payment to CloudZone Limited, an online content provider located in Maharashtra. Full amount was remitted to CloudZone by Infotel on behalf of postpaid customer। बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रुको। CloudZone issues invoice to customer in its own name। ओके देखो सीन पता है क्या है, इन्फोटेल ने 20 लाख रुपए कलेक्ट किए किसी और के बिहाफ पे, एक क्लाउड जोन करके पर्सन है, वो सप्लायर है, इन्फोटेल तो बस एक बीच में मीडिएटर है। इन्फोटेल अपने प्लेटफॉर्म से क्लाउड जोन का सामान बेच रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपए जो अमाउंट मिला है वो इन्फोटेल का कमीशन, इन्फोटेल का टर्नओवर नहीं है, वो क्लाउड जोन का टर्नओवर है। देखो लिखा हुआ है ना, Infotel collected an amount of 20 lakh rupees as subscription income from the customers. The same was collected for payment to CloudZone. ये हमको CloudZone को लौटाना है ये पैसा। CloudZone कौन है, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। फुल अमाउंट वाज रेमिटेड टू CloudZone by Infotel on behalf of postpaid customers. CloudZone issues invoice to the customer in its own name. CloudZone ही supplier है। As per the agreement, Infotel is not involved in any sort of facilitation or अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई। इन्फोटेल कोई मीडिएटर भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक पेमेंट रिसीव कर रहा है बस कस्टमर से। द कस्टमर ऑन देयर ओन अवेल द फैसिलिटी टू पे फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CloudZone। CloudZone ही सर्विस दे रहा है, इन्फोटेल तो एक पेमेंट के फॉर्म में काम में आ रहा है पैसा रिसीव करने के। सब्सक्रिप्शन इनकम इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स ऑन एक्चुअल बेसिस एंड नो फीस इज चार्ज बाय इन्फोटेल फॉर द कस्टमर। कस्टमर से 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है इन्फोटेल यहाँ पे। इन्फोटेल रिसीव एन अमाउंट इक्वलेंट टू 10% ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। तो इन्फोटेल को तो 10% कमीशन मिलेगा, तो आउटवर्ड लायबिलिटी 2 लाख हो गई। 20 लाख रुपीज का 2 लाख रुपीज जो शेयर है वो इन्फोटेल का हो गया, ठीक है। डायरेक्ट रिसीट फ्रॉम प्रीपेड मोबाइल कस्टमर, 50 लाख रुपए जो मिले हैं वो प्रीपेड मोबाइल से मिले हैं। ऊपर वाला पोस्टपेड था, एक में कमीशन था और एक में 50 लाख आउटवर्ड सप्लाई हो गई, ये भी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम पेक्विक Limited, a reseller selling agent of Infotel is 30 lakh rupees.
देखो सेकंड जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ना, ये वाला जो पॉइंट, इसमें तो हम किसी और के लिए काम कर रहे थे, अब यहाँ पे कोई और हमारे लिए काम कर रहा है पे क्विक करके। तो पे क्विक ने हमारा सामान बेचा 30 लाख रुपीज का, ठीक है, और उसको हमने 10% कमीशन दिया, तो टर्नओवर तो 30 लाख ही माना जाएगा ना भाई हमारा, ठीक है, टर्नओवर तो 30 लाख ही माना जाएगा हमारा। तो 30 लाख रुपीज क्या हो गया हमारा, आउटवर्ड सप्लाई हो गया, टर्नओवर हो गया हमारा 30 लाख रुपीज, ठीक है। हमारे बिहाफ पे पे कोई सामान बेच रहा है हमारा, तो ग्रॉस रिसीट तो 30 लाख की हो गई हमारी, ठीक है। Infotel collected an amount of 5 lakh rupees from the customers located in Haryana against DTS services. The amount includes a one time installation, तो ये भी 5.5 लाख रुपीज भी क्या हो गया, आउटवर्ड सप्लाई हो गया। आपने 5 लाख रुपए तो डीटीएस सर्विस के लिए और इंस्टॉलेशन 50,000, कंपोजिट सप्लाई 5.5 लाख रुपीज, ठीक है। इन्फोटेल परचेज सर्टेन इक्विपमेंट्स, ये आईटीसी वाला पॉइंट हो गया, आउटवर्ड लायबिलिटी नहीं हो गया, आईटीसी हो गया। इन्फोटेल ने कोई सामान परचेज किया, द गुड्स वर डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द सप्लायर बेस्ड इन राजस्थान एट इन्फोटेल इन राजस्थान, द इनवॉइस वाज इशूड टू इन्फोटेल हरियाणा ऑफिस, ठीक है। देखो भाई, इसने सामान खरीदा राजस्थान से और इंस्टॉल कहाँ हुआ, राजस्थान में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और इन्फोटेल का ऑफिस है हरियाणा में, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। वही होटल वाला केस हो गया, इंस्टॉल कहाँ किया है, राजस्थान में, खरीदा किससे, वो भी बंदा भी राजस्थान का था, तो लॉस पॉस राजस्थान हो गया, तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया होगा, और इन्फोटेल हरियाणा का है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। लिखा हुआ ना, इन्फोटेल परचेज सर्टेन इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए टावर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, द गुड्स वर डिलीवर्ड इंस्टॉल्ड बाय द सप्लायर बेस्ड इन राजस्थान, सप्लायर राजस्थान का है, वो भी राजस्थान में, ठीक है, समझ में आ गया। आउटवर्ड सप्लाई तो नहीं है, आगे चलो, और इनवर्ड में भी आईटीसी नहीं मिलेगी। Infotel collaborated with Amaze Inc, a company based in US. यूएसए कंपनी उसके साथ कोलैबोरेशन किया for technological support in relation to provision of cloud storage services to its customer. The amount paid by Infotel to Amaze is 5 lakh rupees for technological support. Further, the cloud storage services were provided by Infotel to its unlimited premium customer on free of cost basis. For the trial period, the open market value is 75 lakh rupees. देखो सीन क्या है, इन्फोटेल अमेज आईएनसी से कोई सर्विस ले रहा है, इनवर्ट सप्लाईज हो गई, और उसके लिए इसने 5 करोड़ रुपीस पे करे, तो भाई इसका टैक्स ये आरसीएम में देगा, इसका टैक्स ये आरसीएम में देगा, समझ रहे हो मेरी बात। 5 लाख रुपीज, 5 करोड़ रुपीस पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो इन्फोटेल है ना, इसने कस्टमर्स को, कुछ अनरिलेटेड कस्टमर्स हैं, उनको 75 लाख रुपीस की फ्री सर्विस दे दी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा उस पर, तो ठीक है। As per the agreement with Amaze Inc, in case of any failure in provision of cloud storage services to its customer, to the customer by Infotel, Amaze Inc shall provide the backup server access to Infotel customers for data storage. The customer is not aware of the fact that the data is being stored on Amaze Inc server. Amaze Inc charge an amount of 50,000 from Infotel. कुल मिला के बात ऐसी है, देखो बातें बड़ी बड़ी हैं, दम कुछ है नहीं, समझने की कोशिश करना। 6th वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो फॉरेन का बंदा है ना, उससे सर्विस ले रहा है हमारा इन्फोटेल, और बदले में 5 करोड़ दे रहा है, आरसीएम में टैक्स लगेगा। 7th पॉइंट में लिखा है कुछ और कांड हो गए, और अब इन्फोटेल अमेज को 50 लाख रुपए और दे रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर 5 करोड़ की सर्विस ले रहा था, अब 50 लाख की सर्विस ले रहा है, मतलब 5.5 करोड़ रुपए की सर्विस ली है, किसने, ये तुम्हारे इन्फोटेल ने लिया अमेज से, जिसका टैक्स इसको आरसीएम में देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितना हमको जीएसटी देना है कैश लेजर से, वो बताओ, और अज्यूमिंग दैट नो आईटीसी इज यूटिलाइज, बिना कोई आईटीसी के, तो भाई 5.5, देखो दो बातें, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि आउटवर्ड सप्लाई पे कितना जीएसटी देना है, तब तो हम 5.5 करोड़ रुपीस पे जीएसटी इंक्लूड नहीं करते, आउटवर्ड सप्लाई पूछा है, ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं इनवर्ड है। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि जीएसटी कितना देना है विदाउट यूटिलाइजिंग आईटीसी, तो ये भी आएगा, फिर इसमें ये 5.5 करोड़ भी आएगा। लैंग्वेज पे ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आउटवर्ड सप्लाई पे ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बताओ, तो फिर आरसीएम वाला ऐड नहीं करते, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है जीएसटी लायबिलिटी बताओ कितना देना है कैश लेजर से, और आईटीसी यूज नहीं करना, तो आरसीएम वाला भी ऐड हो जाएगा। तो अब देखो कितना हमको जीएसटी पे करना है, तो 25 लाख पे जीएसटी दो, 2 लाख पे जीएसटी दो, 50 लाख पे जीएसटी दो, 30 लाख पे जीएसटी दो, ये तो वैसे भी आउटवर्ड सप्लाई है,
और 5.5 करोड़ पे भी ये 5.5 लाख पे जीएसटी दो, डीटीएस सर्विसेज, और 5.5 करोड़ पे ये इनवर्ट सप्लाईज है आरसीएम में, तो भी इसको ऐड करो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा है जीएसटी पेबल इन कैश, ऐसा नहीं पूछा जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द आउटवर्ड सप्लाई, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो देखो जोड़ लेते हैं इसको अपन, देखो आओ, 25 प्लस 2 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 5.5, और इसको 550 लाख लिख दूं 5.5 करोड़ को, ये हो गया प्लस 550 लाख, और जीएसटी की रेट क्या है 18%, इट इज कमिंग 119, कुछ तो गड़बड़ किया है 0.25, यहाँ पे 0.16 आ रहा है, वेट देखते हैं एक बार आंसर। 25 लाख अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है, फिर 2 लाख ऐड कर दिया अपन ने भी ये किया था, 50 लाख ऐड किया, 30 लाख ऐड किया, 5 लाख ऐड किया, 5 लाख क्यों किया, 5,50,000 करना चाहिए था ना डीटीएच वाला। रुको एक बार रीड करते हैं वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, अमाउंट कलेक्टेड, इन्फोटेल कलेक्टेड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम द कस्टमर्स लोकेटेड इन हरियाणा अगेंस्ट डीटीएच सर्विसेज, दिस अमाउंट इंक्लूड्स, oh sorry, दिस अमाउंट इंक्लूड्स अ वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 50,000, इसके अंदर 50,000 भी इंक्लूडेड ही है, मतलब 5 लाख ही कलेक्ट करें, 5 लाख ही कलेक्ट किए, 5.5 लाख कलेक्ट नहीं किए। अब हो जाएगा, वापस से करें, 25 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50 लाख प्लस 30 लाख प्लस 5 लाख और प्लस 550 लाख, है ना, 5.5 करोड़ का 550, 662 लाख आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करो 0.18 से, इट इज कमिंग 119.16, तो आंसर इज कमिंग डी। आया कि नहीं आया भैया समझ में? ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो साहब, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आईटीसी कितना मिलेगा जनवरी मंथ के लिए हरियाणा हेड ऑफिस में, आईटीसी। तो देखो भाई, एक तो आपने जो ये सर्विसेज ली है ना 550 लाख रुपीज की, आरसीएम में जो पे किया इसकी आईटीसी ले लो एक तो, ठीक है। दूसरा, आपने ये जो टावर बिछाया है, टावर टेलीकम्युनिकेशन टावर, वैसे भी ब्लॉक रेट है, वैसे भी ब्लॉक रेट है, और वैसे भी आईटीसी नहीं मिलेगी, दोनों ही तरीके से मर रहे हो आप। टेलीकम्युनिकेशन टावर वैसे भी ब्लॉक रेट में आता है, और वैसे भी सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है राजस्थान में आपने, तो इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। आरसीएम की इन्वर्ट सप्लाईज की आईटीसी मिल जाएगी। और कौन सी आईटीसी मिलेगी, आपने ये पे क्विक को 10% शेयर दिया था ना कमीशन का, 30 लाख का रेवेन्यू था, मतलब 3 लाख रुपए पे क्विक की कमाई थी, तो 3 लाख पे 18% जीएसटी कौन देगा, पे क्विक देगा, तो 3 लाख के 18% की आईटीसी आपको और मिल जाएगी 54,000। ठीक है, 54,000 की आईटीसी ये मिलेगी, 550 लाख का 18% वो मिलेगी, और कुछ, और कोई आईटीसी वाला पॉइंट है नहीं यहाँ, दो ही पॉइंट हो गए, तो 54,000 और एक वो, तो 54,000 और एक 99 लाख, 5 लाख, 550 लाख रुपीज का 18%, इट इज कमिंग 9954, 9954 आंसर आ गया सेकंड का ए, इजी है। थर्ड वाला पॉइंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्फोटेल क्लाउड जोन एंड सब्सक्राइबिंग कस्टमर। देखो, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था इन्फोटेल क्या कर रहा है, 20 लाख रुपए कलेक्ट कर रहा है क्लाउड जोन के लिए, ठीक है, और वो एज इट इज क्लाउड जोन को वो पैसा लौटा रहा है। इन्फोटेल इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ, साफ साफ लिखा हुआ है, इन्फोटेल इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेशन अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई फ्रॉम क्लाउड जोन टू कस्टमर। इन्फोटेल तो सिर्फ एक बीच का आदमी है जो एज इट इज वो अमाउंट क्या कर रहा है, एज इट इज वो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है किसको, क्लाउड जोन को, मतलब ईमानदारी से पैसा कलेक्ट कर रहा है और उसको एज इट इज वो पैसा लौटा रहा है, तो काइंड ऑफ प्योर एजेंट ही हो गया मेरी नजर में। तो ये इन्फोटेल इज प्योर एजेंट, एज इट इज कर रहा है। प्योर एजेंट किसका है, क्लाउड जोन का, कस्टमर का थोड़ी एजेंट, एजेंट तो क्लाउड जोन का है, इंटरमीडियरी नहीं है। इंटरमीडियरी तो कब होता है, जो पता बताता है वैसा करके, आपस में एक दूसरे के बारे में बताना होता है, उसको हम इंटरमीडियरी बोलते हैं। इंटरमीडियरी नहीं है, प्योर एजेंट ही होगा, पैसा रिसीव कर रहा है एज इट इज, जैसा जितना अमाउंट उसका है उसी को लौटा रहा है और अपना सिर्फ कमीशन ले रहा है। सर आंसर विल कम 3 का बी, मेरे ख्याल से 3 का सी।
प्योर एजेंट ऑफ कस्टमर, वापस रीड करते हैं। आज भी याद है जब ये आरटीबी में करा रहा था 2-3 साल पहले, तो भी इस पॉइंट में दिक्कत आई थी। वापस से रीड करते हैं, देखो इन्फोटेल नहीं, कहाँ गया ये वाला। Apart from this, Infotel collected an amount of 20 lakh rupees as subscription income from customer. The same was collected for payment to CloudZone. Full amount was remitted to CloudZone by Infotel on behalf of postpaid customer. CloudZone issues invoice to customer in its own name. अजीब तो लग रहा है मेरे को, एक बार एक्सप्लेनेशन रीड करें। Infotel is acting as a pure agent or a subscribing customer. Subscription charges are paid by Infotel to CloudZone on actual basis received from customer. Services provided by Infotel on its own account to the customer are charged separately. यार भाई एक बात बताओ, अगर कोई फ्लाइट कंपनी है इंडिगो और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करे कस्टमर से, पैसेंजर से, तो इंडिगो प्योर एजेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हुआ है, कस्टमर का हुआ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही तो हुआ। तो यहाँ पे वो क्लाउड जोन के कहने पे काम कर रहा है, कस्टमर से पैसा ले रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत, हो सकता है मैं इसको अभी नहीं समझ पा रहा, कुछ रहे तो मुझे बताओ। ठीक है, इसको मार्क करके रखो, पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए ना तो फिर यही पॉइंट करके आना। कौन सा? 3 का सी, 3 का सी, सी ही करके आना। अब मार्क करके रखो इसको। पता नहीं, या तो मैं इसको नहीं समझ पा रहा, पर मेरे को तो, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। फॉर द डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है इन्फोटेल, डीटीएच सर्विसेज देती है। इन्फोटेल इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट लाइक डिश एंटीना एंड केबल टू कस्टमर्स एट एन एडिशनल चार्ज ऑफ 2 लाख रुपीज। तब ये डीटीएच सर्विस दे रही है, साथ में क्या कर रहा है, डिश एंटीना और केबल लगा रहा है, 2,000 रुपये ले रहा है, 28% जीएसटी लगता है इस पर। डिश एंटीना, छतरी वगैरह लगाते हैं ना वैसे। Currently, the company collect 1,000 rupees from new customer installation and 1 month charges for service। देखो अब एक बात बताओ, आपने डीटीएच की सर्विस ली, उसके आप 1,000 रुपए ले रहे हो। जैसे आपने जियो फाइबर लगवाया, रिचार्ज हुआ आपका सपोज करो 1,000 रुपए, पर इंस्टॉलेशन के लिए वो आपसे मांग रहा है 2,000 रुपए। इंस्टॉलेशन पे जीएसटी रेट है 28% और डीटीएच जो सर्विस है उस पर जीएसटी रेट है 18%। अब आपको बोल रहे हैं इन केस द डिश एंटीना एंड केबल आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। अब इस कंपनी ने एक स्कीम निकाली और बोला हम आपसे 3,000 रुपए लेंगे, फिक्स अमाउंट 3,000 रुपए, जिसमें से 1,000 रुपए डीटीएच का हो गया और 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन का हो गया। सवाल ये आता है कि जीएसटी किस अमाउंट पे होगा? तो एक कंपोजिट सप्लाई, मिक्स तो है नहीं, क्योंकि भाई जियो फाइबर के साथ इंस्टॉलेशन आएगा, डीटीएच के साथ छतरी वगैरह भी आएगी, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट सप्लाई हो गया। रेट कौन सी लगनी चाहिए? रेट 18% वाली लगेगी ना, क्योंकि भाई इंस्टॉलेशन तो इसका सेकेंडरी कंपोनेंट है, मेन एक्टिविटीज तो सर्विस ही है ना भाई। तो मेरे ख्याल से जीएसटी लगेगा 3,000 रुपीज पे और इंस्टॉलेशन वाली रेट लगेगी सी 18%, ना कि 28%। भले ही इंस्टॉलेशन का अमाउंट ज्यादा हो, तो वन टाइम फीस है वैसे भी, मेन प्रिंसिपल सप्लाई तो सर्विस ही है ना, तो रेट 18% ही लगेगी। फोर्थ का आंसर सी, एक बार चेक कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। सी किया है, सही किया है। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको अपन होल्ड पे रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 29 पे आते हैं। 26, 27, 28 तीन कर लिए हैं, 29 पे आते हैं। Dhara Limited India registered supplier under GST in the state of Kerala is engaged in supplying goods and services। धैर्य क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। धैर्य आईएनसी सैन फ्रांसिस्को में इनकी कंपनी है जो सब्सिडरी है, इंडिया में होल्डिंग कंपनी है, फॉरेन के अंदर यूएसए के अंदर इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, और जो फॉरेन वाली कंपनी है ना, वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है। इंडिया वाली सर्विसेज तो गुड्स एंड इंडिया वाली कंपनी तो गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है, फॉरेन वाली कंपनी क्या करती है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है।
धैर्य लिमिटेड इंडिया हैज अंडरटेकन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं धैर्य इंडिया लिमिटेड, इंडिया में जो कंपनी है उसके ट्रांजेक्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सप्लाइड लार्ज पेपर रोल्स टू फॉर्ड माउंट स्कूल बैंगलोर फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एज डायरेक्टेड बाय द स्कूल। धैर्य लिमिटेड डिलीवर द पेपर रोल्स एट प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन त्रिवेंद्रम केरला। अच्छा, सीन क्या है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो केरला में है। हमने क्या किया, क्वेश्चन हमने क्या किया, पेपर पेपर सप्लाई किया, पेपर रोल गुड्स सप्लाई, गुड्स हमने पेपर सप्लाई किए। किसको सप्लाई किए, स्कूल को सप्लाई किए जो कि बैंगलोर के अंदर है। लेकिन बिल किसके नाम पे किया, देखो सुनना सुनना मेरी बात, हमने डिलीवर तो किया है त्रिवेंद्रम केरला के अंदर, बिल टू शिफ्ट का क्वेश्चन है, डिलीवरी तो हुई है केरला में, लेकिन बिल बनाया हमने बैंगलोर के नाम पे, ठीक है। बिल बना बैंगलोर के, डिलीवरी हुई है केरला में, और हम कहां पर हैं, केरला में। प्लेस सप्लाई क्या मानेंगे, जो बिल टू की लोकेशन होगी, मतलब आईजीएसटी लगेगा इस पे आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी आईजीएसटी मत लगाना, इस पे आईजीएसटी लगेगा। और खाली पेपर दिया है, प्रिंटिंग सर्विसेज नहीं दी। प्रिंटिंग सर्विसेज देते तो कुछ अलग कहानी होती कि भाई अगर स्कूल कंडक्ट ऑफ एग्जाम के लिए सर्विस ले रहा है तो एग्जाम मानते हैं अपन, वो सब नहीं है, प्रिंटिंग सर्विस नहीं है, खाली पेपर है, ठीक है। खाली पेपर दिया हमने, और बिल हो रहा है बैंगलोर के नाम पे, डिलीवर हो रहा है कहाँ पे, केरला में। डिलीवर कहीं पे भी उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल टू की जो लोकेशन होगी वही मानेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मेरे को। बॉन्ड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो बॉन्ड अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। आपने अगर बॉन्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस में पढ़ा हो, नो जीएसटी। सप्लाइड स्टील शीट्स इन द टेरिटोरियल वाटर, आपने पानी के अंदर स्टील शीट सप्लाई करी, ऐसा क्वेश्चन हमने कितनी बार देखा है आईटीसी चैप्टर के अंदर। जो भी नियरेस्ट बेस लाइन से, कोस्टल लाइन से जो भी नियरेस्ट होता है वही स्टेट मानते हैं। ये बोल रहा है कि 12 नॉटिकल माइल है केरला से और 15 नॉटिकल माइल है तमिलनाडु से, तो हम ही क्या मानेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी मानेंगे, क्योंकि हम भी केरला में और केरला से नजदीक है। इस पे क्या लग जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय धैर्य डू नॉट सप्लाई, वो तो ठीक है, नहीं इस पे भी नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगा ऐसा। रिसीव एन एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के एडवांस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, सर्विस के एडवांस पे जीएसटी लगता है। कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस पर्पज, कंप्यूटर पे आईटीसी भी आपने अवेल नहीं करी थी, और ये कंप्यूटर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया अनलिमिटेड पर्सन को, नो जीएसटी। ना तो आईटीसी ली, ना ही सेल किया पैसों में, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, अनलिमिटेड पर्सन और, ठीक है। आपने क्या किया है, कुछ सर्विसेज रिसीव करी हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपने 6 लाख रुपए पे किए, तो इस पे आरसीएम में टैक्स दो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज लिए केरला में, इस पे भी आरसीएम में टैक्स दो। फर्दर, धूम इवेंट्स लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन कर्नाटका ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल इवेंट इन द मंथ ऑफ मे फॉर धैर्य लिमिटेड इन दुबई। आपने इवेंट, धैर्य लिमिटेड है जो अपनी केरला में कंपनी है, इधर देखो ना, स्पीड थोड़ी कम करके देखो। धैर्य लिमिटेड जो केरला में है, उसने इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस ली धूम इवेंट्स के हेल्प से, ठीक है। तो देखो, धैर्य लिमिटेड केरला वाला, धूम इवेंट्स कहाँ का है, धूम इवेंट्स है आपका कर्नाटका के अंदर, और इवेंट कहाँ हो रहा है, इवेंट हो रहा है दुबई में। प्लेस सप्लाई कैसे निकालते हैं अपन, बी टू बी ट्रांजेक्शन है तो प्लेस सप्लाई ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मानते हैं एज पर 12 सबसेक्शन 7। प्लेस सप्लाई क्या होगा, धैर्य लिमिटेड की जो लोकेशन है ना, दैट इज केरला, वही प्लेस सप्लाई मानेंगे। धैर्य हम तो केरला के ही हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ की है उससे नहीं, जो भी रिसीवर है, बी टू बी ट्रांजेक्शन है, हम तो रिसीवर है ना, हमारी लोकेशन प्लेस सप्लाई मानेंगे। 10 लाख रुपीज हमने पे किए, प्लेस सप्लाई केरला मानेंगे। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय धूम लिमिटेड कर्नाटका फॉर धैर्य लिमिटेड दुबई, क्या जीएसटी लगेगा, हाँ बी टू बी ट्रांजेक्शन है, जीएसटी लगेगा। प्लेस सप्लाई क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, व्हाट इज द प्लेस सप्लाई, प्लेस सप्लाई हम केरला मान लेंगे, जहां पे भी धैर्य रजिस्टर्ड है, दैट इज केरला में रजिस्टर्ड था। फोर्थ का आंसर भी आ जाएगा, फोर्थ का आंसर भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय धैर्य डू नॉट सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई ऑफ स्टील शीट्स इन टेरिटोरियल वाटर, ये तो सप्लाई है। कंप्यूटर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है, ये कंसिडरेशन ही नहीं है। सप्लाई ऑफ पेपर रोल, ये तो सप्लाई है।
रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट फ्रॉम आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी सप्लाई नहीं है, लिक्विडेटेड डैमेजेस में देखा था। तो सेकंड और फोर्थ इज द आंसर, सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का इजी है। विच ऑफ द इनवर्ट सप्लाई रिसीव बाय धैर्य इन द मंथ, आरसीएम में कौन कौन सी टैक्सेबल होगी, तो डायरेक्टर को जो पैसा दिया वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, और तो कोई इनवर्ट सप्लाईज है नहीं, सब आउटवर्ड ही है, तो दोनों ही आरसीएम में आ जाएंगी। रीड कर लेते हैं। सर्विसेज रिसीव फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिल्कुल आरसीएम में। अकोमोडेशन सर्विसेज रिसीव फ्रॉम होटल, होटल में कभी आरसीएम नहीं लगता। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिल्कुल आरसीएम। मशीनरी परचेज करी तो इस पर तो कोई आरसीएम नहीं लगता। सैलरी जो एम्प्लॉय को दी इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता इस पर। तो फर्स्ट और थर्ड, डी आंसर आ गया सेकंड का, इजी है। कंप्यूट द टोटल जीएसटी लायबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई बिफोर, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बतानी है अप्रैल मंथ की धैर्य की, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी। ये आईजीएसटी तो हो गया, देखो 15 लाख पे आईजीएसटी लग गया, कॉलम बना लो सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी। 15 लाख रेट क्या है जीएसटी की, 18%। 15 लाख का 18%, इट कम्स 2,70,000, 2,70,000 तो आपका ये हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर से बॉन्ड का पैसा भी कोई जीएसटी लगेगा नहीं। 6 लाख रुपीज जो आपने दिया है उस पर सीजीएसटी एजीएसटी लग जाएगा, पानी के अंदर 54,000, 54,000। एडवांस गुड्स का जो मिला है उस पर कोई जीएसटी लगता नहीं है। सर्विस का जो एडवांस है केरला के अंदर है, तो इस पे भी जीएसटी लग जाएगा, 4,99,000 पे 99% की रेट से लगेगा, इट इज कमिंग 44,100, 44,100। कंप्यूटर जो आपने बेचे उस पर कोई जीएसटी लगेगा नहीं, और ये आपकी इनवर्ट सप्लाईज है। आपसे ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी पूछी है तो भैया जोड़ लो इनको। कितना हो गया ये हो गया आपका 98,100, 98,100 और 2,70,000। थर्ड का आंसर बी आ गया, सॉर्टेड है, थर्ड का आंसर बी आ गया, इजी है, आसान था, और ये भी आरटीपी का क्वेश्चन था, ठीक है। केस स्टडी नंबर 30 पे आते हैं। 30 क्या बोलती है, आइए साहब। श्रेयांश लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इसके काफ़ी बिजनेसेस हैं, होटल्स भी हैं, एफएमसीजी सेक्टर में भी इसका बिजनेस है, आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी देता है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, बाकी इसके जो ऑपरेशन हैं वो ऑल ओवर द इंडिया चलते हैं। एज एन इंटरनल पॉलिसी द कंपनी हैज ओब्टेन्ड सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिफाइड बिजनेस। देखो इसने हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अब उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होटल का बिजनेस भी चलता है, उसी जीएसटी नंबर से एफएमसीजी का काम भी चलता है, उसी जीएसटी नंबर से आईटी बिजनेस भी चलते हैं। अब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हो तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, पर आप एक ही रजिस्ट्रेशन से होटल चला रहे हो, उसी से एफएमसीजी चला रहे हो, उसी से आईटी सर्विसेज चल रही है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन बता रखे हैं, ठीक है। The FMCG division of the company in Jaipur, Rajasthan, agreed to use the vacant godown within the premises of hotel division in Jaipur, उदयपुर। देखो FMCG जो है ना इनका जयपुर के अंदर, वो कह रहा है कि मैं आपका जो उदयपुर के अंदर गोडाउन है ना वो यूज कर लेता हूँ, होटल के अंदर एक गोडाउन होगा वो यूज करना चाहता हूँ। द वैल्यू ऑफ सच एन एग्रीमेंट वॉज 5 लाख रुपीज पर मंथ, said amount was agreed to be adjusted by way of intra division book adjustment on a monthly basis। ये बोल रहे हैं भाई आपस में ही हम सेटल कर लेंगे, कोई एक्चुअल में पेमेंट नहीं कर रहा किसी को। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? देखो भाई सिंगल रजिस्ट्रेशन है, सिंगल, राजस्थान के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अलग अलग तो है नहीं जो डीम्ड सप्लाई मानोगे आप। तो एफएमसीजी का जो जयपुर वाला बंदा है उसको एक गोडाउन चाहिए था, जो उदयपुर के अंदर गोडाउन यूज कर लिया उसने, क्या हो गया, एक ही तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, गोडाउन यूज कर लिया तो क्या हुआ, अलग अलग जीएसटी नंबर होता तो डीम्ड सप्लाई मानते एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2, पर ये तो कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो 5 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगना चाहिए, मेरे ख्याल से क्या मतलब नहीं लगना चाहिए, लॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू यूज ऑफ वेकेंट गोडाउन? होटल को जीएसटी चार्ज करना चाहिए, नहीं, नो जीएसटी चार्ज, बिल्कुल सही है। द होटल डिवीजन शैल चार्ज आईजीएसटी, द चार्ज आईजीएसटी, तो आंसर विल कम बी, फर्स्ट का बी, सिंगल रजिस्ट्रेशन है बिकॉज विद इन द सेम स्टेट, सिंगल रजिस्ट्रेशन, यही जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया है।
और लॉजिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The hotel division of the company in Maharashtra use the IT platform owned and managed by दिल्ली। दिल्ली में जो आईटी डिपार्टमेंट है जो मैनेज कर रहा है वो महाराष्ट्र यूज कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो गए। The value of such service was determined as 12 lakh rupees per month. The IT division treated the same as deemed supply as per Schedule 1 and charged GST, ठीक है, to hotel division on 25th of April. The hotel division availed the ITC on such deemed supply. However, no payment was made for such services by hotel division to IT division. ठीक है, गुड पॉइंट। ध्यान से सुनना सभी लोग, अपनी स्पीड्स कम। एक केस होता था, अगर आपको याद हो, ए ने बी को सामान बेचा, एवरीवन 100% अटेंशन, आईटीसी के अंदर एक पॉइंट है, 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट है। ए ने बी को सामान बेचा, ओके, ए ने जीएसटी पे कर दिया, क्योंकि गुड्स के केस में तो आपको जीएसटी पे करना होता है, भले ही सामने वाले से पैसा मिले या नहीं मिले। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ऑफ द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो जैसे ही सप्लायर अपने यहां से गुड्स रिमूव कर देगा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ए ने बी को सामान बेचा, ए ने अपनी जीएसटी R1 के अंदर दिखा दिया इसको, बी ने अभी तक पेमेंट ही नहीं करा, बी ने अभी तक पेमेंट ही नहीं करा, और बी ने आईटीसी भी अवेल कर ली, क्योंकि ए ने जीएसटी R1 में दिखाया, बी के 2B में रिफ्लेक्ट किया और इसने आईटीसी ले ली। तो एक प्रोविजन होता था कि अगर बी ने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो उस केस में बी को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है। लेकिन उसके दो एक्सेप्शन थे। वो एक्सेप्शन क्या था? पहला था कि अगर बी को आरसीएम में टैक्स पे करना हुआ, भले बी ने ए को पेमेंट नहीं किया, गुड्स जो खरीदे उसका पेमेंट नहीं किया, पर टैक्स का पेमेंट कर दिया आरसीएम में, तो फिर बी क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि अगर टैक्स का पेमेंट कर दिया तो क्रेडिट ले लो। ठीक है, तो अगर आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई थी, ए ने जो सप्लाई की थी बी को, वो आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई थी और बी ने टैक्स जमा करा दिया, तो बी क्रेडिट ले सकता है। एक तो इसका एक्सेप्शन ये था। दूसरा एक्सेप्शन ये था कि अगर ए और बी रिलेटेड पर्सन है, सपोज करो मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, शोरूम है लखनऊ में, फैक्ट्री से सामान जा रहा है लखनऊ शोरूम में, तो डिपार्टमेंट बोल रहा है फैक्ट्री वाले को कि आप जीएसटी दो, और शोरूम वाला आईटीसी ले लेगा। पर अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भैया शोरूम वाले ने तो फैक्ट्री वाले को पैसा दिया ही नहीं। जैसे मान के चलो मेरी एक दुकान है, मेरा एक फैक्ट्री, ध्यान से सुनना, मेरी एक फैक्ट्री दिल्ली में और एक शोरूम है जयपुर में। दिल्ली से सामान जयपुर आता है तो डिपार्टमेंट कहता है इसको डीम्ड सप्लाई मानो, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन का केस लग जाता है। इसका मतलब डिपार्टमेंट कहता है दिल्ली वाला जीएसटी पे करेगा और जयपुर वाले को आईटीसी मिल जाएगी। पर एक्चुअल में क्या मैं अपने शोरूम से पैसा लूंगा? क्या फैक्ट्री वाला शोरूम से पैसा लेगा? तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि जयपुर वाले ने दिल्ली वाले को पैसा तो दिया ही नहीं। हम बोलेंगे अरे भाई कैसी बात कर रहा है, हम तो एक ही घर के लोग हैं, देखो डीम्ड सप्लाई मानना था, तूने मान लिया, जीएसटी पे कर दिया, आईटीसी खत्म। तो 180 डेज का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगता कि भैया जयपुर वाले ने आईटीसी कैसे अवेल कर ली, इसने तो पैसा ही नहीं दिया दिल्ली वाले को। ये करेगा, एक ही घर के लोग हैं, ये करेगा आईटीसी अवेल, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद बोल रहा है कि हाँ इसको आईटीसी लेने दो, भले इसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो ये प्रोविजन इसके केस में भी नहीं लगता। सेम ये वाला केस है कि भाई सीन क्या हुआ कि दिल्ली वाले ने जीएसटी पे कर दिया, होटल डिवीजन ने इसकी आईटीसी ले ली, लेकिन होटल ने एक्चुअल में कोई पेमेंट ही नहीं किया। जो होटल डिवीजन है महाराष्ट्र का, उसने आईटीसी ले ली और उसने पेमेंट ही नहीं किया। तो ये बोल रहा है assuming that the payment for utilization of IT platform has not been done by hotel division to IT division, अगर उसने अक्टूबर मंथ में भी नहीं किया, अभी हम कहां पर हैं, अभी हम कौन से मंथ के अंदर हैं, अभी हम हैं अप्रैल में, तो 6 महीने खत्म हो गए, 180 डेज खत्म हो गए अक्टूबर में, अक्टूबर तक भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो क्या उसकी आईटीसी रिवर्स होगी? कुछ नहीं करना भाई, ये रिलेटेड पर्सन है, तो क्या वो रिवर्स करेगा? नहीं। शुड रिवर्स, नीड नॉट रिवर्स, नीड नॉट रिवर्स, शुड हैव अवेल्ड द आईटीसी ओनली आफ्टर द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, नहीं, शुड नॉट हैव अवेल्ड द आईटीसी, ऐसा भी नहीं है। आईटीसी लो आराम से और कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्सेप्शन रूल में आते हो 180 डेज की। अगर किसी ने आईटीसी ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो उसको याद आ रहा होगा, 2 का आंसर भी आ जाएगा, 2 का आंसर भी आ जाएगा। इसका रीजन देख लेते हैं, द टाइम लिमिट ऑफ 180 डेज इज नॉट एप्लीकेबल। आईटीसी चैप्टर खोल के देख लेना, चाहे तो दिखा दूं तुमको, ये लो समरी बुक। Exceptions of 180 days rule, RCM supplies deemed supply under schedule 1 without consideration, ये वाला केस। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। The executive director, as a part of his salary and perquisites under the employment agreement, was eligible for a voucher of 5 lakh rupees redeemable at, हमारी कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, हमने उसको 5 लाख रुपए का वाउचर दिया और हमने कहा जाके होटल में यूज कर लेना कभी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाए तो। द वाउचर वॉज यूज बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर अ स्टे ऑफ हिज फैमिली इन अ कंपनी ओन्ड होटल इन उदयपुर राजस्थान। द टोटल अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉज 25 लाख रुपीज। 25 लाख रुपए का उसका बिल आया, वेकेशन पे गया था, होटल का 25 लाख का बिल था, 5 लाख रुपए उसने वो डायरेक्ट वाउचर यूज कर लिया। ओके। इन रिलेशन टू स्टे ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैमिली इन द कंपनी ओन्ड होटल इन उदयपुर राजस्थान, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 25 लाख ही होगी ना। उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने कंसिडरेशन 5 लाख वाउचर से दे दिया तो क्या हुआ, वैल्यू तो 25 लाख है, कंसिडरेशन अलग अलग तरीके से पे किया, 20 लाख रुपए आपने अपने बैंक से पे किया होगा, कैश पे किया होगा, और 5 लाख रुपए अपने वाउचर के हाथ से पे किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो पूरा ही हो गया ना। 3 का ए इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द होटल डिवीजन प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू अ यूएस सिटीजन। जो होटल है ना, उसने किसी यूएस के पर्सन को सर्विस दी, कोई शादी थी उसकी उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर यूएस वाले ने शादी करी। टोटल अमाउंट ऑफ 2 करोड़ फॉर सच सर्विसेज वाज पेड बाय एन इंडियन इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन दिल्ली। दिल्ली में कोई बंदा रहता है, उसने पेमेंट किया उस यूएस वाले के बिहाफ पे, होटल कहां पर है? राजस्थान के अंदर। अमाउंट वाज रिसीव बाय मुंबई हेड ऑफिस ऑफ द होटल डिवीजन। देखो भैया, होटल राजस्थान के अंदर है, हमने पैसा मुंबई डिवीजन हेड ऑफिस को भिजवा दिया मुंबई, मतलब होटल वाले ने खुद पैसा ना लेके उसको भिजवा, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्लेस सप्लाई तो उदयपुर ही मानेंगे, लॉस पॉस पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता प्लेस सप्लाई में। प्लेस सप्लाई क्या मानेंगे? उदयपुर मानेंगे, जहां पे होटल है। ठीक है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र यूएसए यूएसए नहीं मानेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पे दिख रहा था मेरे को। फॉर द अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूएस रेजिडेंट एंड सिटीजन द प्लेस सप्लाई शैल बी। उदयपुर मानेंगे, होटल की लोकेशन 12 सबसेक्शन 3, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां पर भी होटल रजिस्टर्ड है राजस्थान। फोर्थ का आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी रिसीव्ड लॉन्ग टर्म लीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्लॉट फ्रॉम महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लीज पे अगर आपको जमीन वगैरह लेते हो सरकार से तो एग्जाम्प्ट होता है। लॉन्ग टर्म लीज आपको याद होगा, अपफ्रंट प्रीमियम 20 करोड़ रुपए का है, एग्जाम्प्ट होता है। 50 साल की लीज है तो था ना वो, 20-25 साल की लीज पे आपको जमीन लेते हो तो एग्जाम्प्ट होता है वो। द कंपनी पेड लोकेशन चार्जेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे किए 5 करोड़ के, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेंगे ना भाई। वैसे भी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस अगर आप लैंड वगैरह पे देते हो तो वो एग्जाम्प्ट ही रहता है, जीएसटी से भारी रहता है इनफैक्ट। तो कुल मिला के कह रहा है कि भाई 25 करोड़ भी एग्जाम्प्ट है और 5 करोड़ भी एग्जाम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लीज के केस में क्या होगा? 20 करोड़ एग्जाम्प्ट होगा, 5 करोड़ जीएसटी नहीं। जीएसटी एग्जाम्प्ट ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ 25 लाख। 5 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। इजी है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो 5 की स्टडीज हुई, अब 31 पे आ जाओ, चालू करते हैं। वी लुक स्मार्ट लिमिटेड is a leading retail chain of India. It has retail stores in multiple states with its corporate office located in Mumbai. तो वी लोग स्मार्ट लिमिटेड करके चेन करके है और उसके इंडिया में काफी ऑफिस हैं, जिसका जो उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। द कंपनी हैज जीएसटी रजिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल द स्टेट्स फ्रॉम वेयर इट ऑपरेट्स। हर स्टेट में इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। मेन जो स्टोर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। द कंपनी अंडरटुक फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं। सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹100 करोड़ थ्रू इस रिटेल स्टोर इन जयपुर, एक स्टोर जयपुर के अंदर भी है, और कैश डिस्काउंट ऑफर किया 2 करोड़ रुपीज का टू द कस्टमर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो डिस्काउंट 15 सबसेक्शन 3 अगर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है तो हम वैल्यू में से लेस कर देते हैं। घनश्याम दास, a retailer in Gujarat, purchased goods worth ₹5 lakh in the month of January of the preceding financial year. Subsequently, the company offered an incentive discount on such purchases to Ghanshyam Das by issuing a commercial credit note of 50,000 in the month of April. अब देखो, इस भाई ने जनवरी में सामान परचेज कर लिया और कंपनी जो कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर रही है वो अप्रैल में इशू कर रही है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो क्वेश्चन में लिखा होता कि अगर एग्रीमेंट है या रिसीवर आईटी से रिवर्स कर रहा है तो बात अलग थी, अदरवाइज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, नो ट्रीटमेंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, कोई वैल्यू में से इसको लेस नहीं होगा। कंपनी रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ इन अप्रैल एज अ पेनल्टी। हम कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी को 2 करोड़ रुपए का क्या मिला? पेनल्टी का पैसा मिला, जो कि जनवरी मंथ में ट्रांजेक्शन हुआ था। तो पेनल्टी के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं? जब पैसा मिलता है वही टाइम ऑफ सप्लाई अपन मान लेते हैं। ठीक है,
ओके, the company incurred expense of 50 lakh rupees in transportation of empty cargo containers to a centralized warehouse in Mumbai from all the states through GTA. Okay, छोटा सा केस स्टडी है. The value of supply on which GST is payable for the month of April, 100 minus 2 that is 98 lakh 98 crores, और 2 करोड़ रुपए पेनल्टी का पैसा है, तो 100 करोड़ will be the value of supply, that is 100 minus 2 plus 2. इजी. आंसर विल कम फर्स्ट कभी चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कभी 100 minus 2 plus 2. आगे बढ़ते हैं. इन रिलेशन टू द इंसेंटिव पेड टू घनश्याम दास इन गुजरात, जो इंसेंटिव दिया उसका क्या होगा भाई? देखो इंसेंटिव जो मिला है ना, मतलब जो आपको क्या बोलते हैं डिस्काउंट जो मिला है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? उसको हम वैल्यू से लेस तो नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्रीमेंट होना चाहिए था और रिसीवर आईटी से रिवर्स करेगा. नो इम्प्लीकेशन, टैक्स लायबिलिटी में तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं आएगा. ऑलरेडी इस बंदे ने टैक्स दे दिया होगा पहले जनवरी में जब परचेज किया होगा, तभी टैक्स लग गया. अब ऐसा नहीं है कि वैल्यू में से लेस करेंगे. अब ठीक है, अब वैल्यू में से लेस नहीं होगा. सेकंड का आंसर भी आ जाएगा क्योंकि 15 सबसेक्शन 3 पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी होती है और कोई जीएसटी इम्प्लीकेशन नहीं. ठीक है. द टैक्स ऑन पेनल्टी रिसीव. अब देखो पेनल्टी जनवरी मंथ में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था जिसकी पेनल्टी अप्रैल मंथ में मिली है, तो आपसे क्या पूछा है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका? अप्रैल, जब पैसा मिला है वही होगा. ठीक है, 3 का ए आंसर आ जाएगा. 3 का ए. आपको पता है पेनल्टी या डिले पेमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई तभी आता है जब पैसा मिलता है. राइट. फॉर द एम्प्टी कंटेनर्स ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई वेयर हाउस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि खाली ट्रक जा रहे थे. खाली ट्रक के केस में बोल रहा है कि कब ईवी बिल बनेगा, कौन बनाएगा? अगर आपको ईवी बिल चैप्टर याद हो तो खाली व्हीकल खाली ट्रक के केस में कोई ईवी बिल नहीं बनता. नो ईवी बिल इज रिक्वायर्ड. गुड्स का जो मूवमेंट होता है उस पर ईवी बिल होता है, जब सामान ही नहीं तो किस चीज का ईवी बिल? फोर्थ का आंसर इज बी, नो ईवी बिल इज रिक्वायर्ड. सी होना चाहिए था, इन्होंने गलती से बी लिख दिया, ऑल दो अंदर का तो सही लिखा है. ये सी होना चाहिए. केस स्टडी नंबर 32 में आ जाइए. एसआर एसोसिएट इज द पार्टनरशिप फर्म की देखी देखी केस स्टडी लग रही है. ये कहीं ना कहीं किसी आरटीपी वगैरह में थी, कहीं तो थी. लास्ट केस स्टडी जो बुकलेट थी उसमें भी थी, शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था. एसआर एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ. ध्यान से देखना, अच्छी केस स्टडी है. राजस्थान के अंदर, स्पीड थोड़ी सी कम कर लेना. राजस्थान के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म है और इन्होंने क्या बोला है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड बाय एसआर एसोसिएट्स, और एसआर एसोसिएट्स ने ये ट्रांजेक्शंस करे हैं. Purchase of commodity X on 1st of July from a registered person for an amount of 5 lakh rupees at the rate of 1000 per ton. तो मतलब 500 टन कमोडिटी परचेज किए हैं, एक टन का वैल्यू 1000 रुपीज था, 500 टन का वैल्यू 5 लाख रुपीज हो गया फ्रॉम द ओपन मार्केट. तो आपने कमोडिटी एक्स, कोई भी एक्स कमोडिटी है वो परचेज किया है 5 लाख रुपए में. द सेड कमोडिटी वाज डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउस ऑफ NCDEX लिमिटेड. अब आपने इस कमोडिटी को परचेज करके वेयर हाउस में रख दिया इन राजस्थान एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय एसआर एसोसिएट ऑन द सेम डे. कमोडिटीज ऑफ अदर वेंडर्स आर आल्सो बीइंग केप्ट इन द वेयर हाउस. आपने कमोडिटी परचेज करके वेयर हाउस में रख दिया. In order to hedge the aforesaid transaction on 1st of July, SR Associate undertook a derivative sale transaction future contract for the month of August as NCDX. तो ये सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स पे कोई जीएसटी नहीं लगता, तो कुछ भी नहीं करना. अगर फिजिकल डिलीवरी होती है तो फिर हम उसको फिर जीएसटी लगता है, लेकिन यहाँ तो अगर फिजिकल डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव मान के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कोई जीएसटी नहीं लगता. एसआर एसोसिएट टुक सब्सक्रिप्शन फॉर एन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम एन अनरिलेटेड पार्टी एबीसी आईएनसी. यूएस का कोई पर्सन है, उससे इन्होंने कोई एआई का सब्सक्रिप्शन लिया है जिससे रियल टाइम अपडेट मिलती रहे कमोडिटी एक्स के प्राइजेस के बारे में, और एबीसी आईएनसी ने 50,000 रुपीज चार्ज किया इनसे सब्सक्रिप्शन का. इनवर्ट सप्लाईज हो गई है बेसिकली, हमने खर्चा किया है और 50,000 रुपीज हमने पे किए. द इनवॉइस वाज इशूड टू एसआर एसोसिएट ऑन 1st जुलाई बट द पेमेंट वाज मेड ऑन 20th of August. तो 50,000 रुपए का जो आपने ट्रांजेक्शन किया है ये इनवर्ट सप्लाईज है जिसका टैक्स आपको आरसीए में देना पड़ेगा. एक बार इसका कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं. What is the time of supply for the subscription of AI based platform by SR Associate? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जो आपने AI based प्लेटफॉर्म था उसके लिए? तो देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. अगर आपको याद हो तो दो कंडीशन थी सर्विस के आरसीएम में. पेमेंट की डेट क्या है साहब? पेमेंट की डेट है 20 अगस्त और 1 जुलाई से 61st डे क्या होगा?
इट विल बी 31st ऑफ अगस्त, इट विल बी 31st ऑफ अगस्त। तो पेमेंट की डेट है 20 अगस्त, 61st डे है 31st अगस्त, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 20 अगस्त। समझ में आ रहा है? समझ में आया तो लाइक कर देना अगर अभी तक। ठीक है, थर्ड का आंसर सी आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं। थर्ड का आंसर सी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NCDEX रजिस्टर्ड अंडर GST चार्ज पेड चार्जेस रेंट, इन्होंने कोई रेंट पे कोई NCDEX चार्जेस रेंट फ्रॉम SR एसोसिएट एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ एंड सर्विस चार्जेस एट द रेट ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ। तो ये भी इनवर्ड सप्लाईज हो गया। ठीक है, ये वाला भी इनवर्ड है, सी वाला भी इनवर्ड था, बी वाला तो कोई GST में इम्पैक्ट ही नहीं होगा, और जो फर्स्ट वाला था वो भी हमने परचेज किया था, तो काइंड ऑफ ये भी परचेजेस दिया, इनवर्ड सप्लाईज ही है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, दैट इज 31st of August, for commodity X, the rate of commodity X was 900 per ton. SR associate acquired of the contract without physical delivery, तो ये भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हो गया, कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं है, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, GST से बाहर है। ठीक है, NCDEX charge brokerage on the transaction both purchase and sales at the rate of 5,000 rupees per contract from SR associate in the month where such transaction was entered। NCDEX ने आपसे ब्रोकरेज चार्ज किया, मतलब आपने पेमेंट किया, तो ये भी इनवर्ड सप्लाईज हो गई आपकी। 5,000 रुपए का आपने पेमेंट किया पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, on the purchase of commodity X, additional levy in form of mandi tax was applicable at the rate of rupees 10 per at the rate of rupees 10 per ton, which is not included in the rate per ton mentioned at point A above। तो देखो क्या बोल रहा है कि 10 रुपए पर टन का पैसा आपने और दिया। अब देखो, हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में कि GST के अलावा जितने भी टैक्सेस होंगे वो सब वैल्यू में ऐड होंगे। अब ये बोल रहा है पॉइंट ए में जो आपने 5 लाख रुपीज पे किया है ना कमोडिटी एक्स को परचेज करने में, उसके अलावा है मंडी टैक्स, कितना है 10 रुपीज पर टन, और आपने 5 लाख टन सामान खरीदा, 5 लाख रुपए का 1,000 टन सामान खरीदा। अरे इधर देखो भाई, आपने 1,000 टन सामान 5 लाख का खरीदा, तो कितने टन सामान हो गया ये हो गया 500 टन, 500 टन हो गया। ठीक है, अब आपने पर टन कितना पे किया है, 10 रुपए पे किया है, तो 5 लाख का ये सामान प्लस 10 रुपए पर टन, मतलब 500 इंटू 10 बोले तो 5,000, तो सामान का वैल्यू कितना हो गया 5,05,000 एज पर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। 5 लाख तो ये, और 5,000 रुपए ये, 10 रुपए पर टन पे करने पड़े। ठीक है, ये देखो ऑल द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, रेट ऑफ GST दे रखे हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर SR एसोसिएट इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो आपने कमोडिटी एक्स परचेज करी है ना, उसका वैल्यू क्या मानेंगे, तो देखो कमोडिटी एक्स 5,000 तो ये थी, 5 लाख तो ये थी, और 5,000 ये थी, 10 रुपीज पर टन, तो 5,05,000 रुपीज विल बी द आंसर। आंसर विल कम डी। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 5,05,000। कैसे आया, एक तो 5 लाख तो दे रखा है, 500 टन था, 10 रुपए पर टन, ये आंसर इजी है। ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय SR एसोसिएट इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ के बारे में आपसे पूछ रहा है, अगस्त मंथ में क्या आउटवर्ड सप्लाई करी है। वैसे तो क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो सारा जुलाई मंथ का है, लेकिन एक बार आउटवर्ड सप्लाई की नजर मारते हैं कि क्वेश्चन में आउटवर्ड सप्लाई कौन कौन सी है। आ जाइए साहब, तो देखो भाई, पहला वाला परचेज था, इनवर्ड है, दूसरा वाला GST से बाहर था, तीसरा वाला भी परचेज ही है, हमने सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, चौथा वाला भी परचेज है, हमने ब्रोकरेज सर्विस, ये जो भी सर्विसेज लिए हमने। ई वाला जो है वो GST से बाहर है, क्योंकि वो तो डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एफ वाला जो है वो भी हमने ब्रोकरेज पे किया है, तो ये भी परचेज है, इनवर्ड सप्लाईज है। जी वाला जो है वो भी हमने परचेज पे मंडी टैक्स पे किया है, तो ये भी परचेज है। भाई एक भी परचेज नहीं दिखा मेरे, एक भी, सॉरी, आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखा, सारे परचेजेस और इनवर्ड सप्लाईज दिखे, आउटवर्ड सप्लाई मेरे को तो एक भी नहीं दिखा, तो आंसर वेलकम ए का नील। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, नील हो गया। डेरिवेटिव वगैरह GST से बाहर आते हैं। आगे बढ़ो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई। फोर्थ, कंप्यूट द नेट GST पेबल इन कैश बाय SR एसोसिएट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब कितना GST पे करेंगे कैश में वो बताओ। तो देखो आउटवर्ड सप्लाई तो है नहीं,
इनवर्ट सप्लाईज हैं, आरसीएम वाली जो है उसका कैश में पे करेंगे। अब आरसीएम वाली कौन सी, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आरसीएम की इनवर्ट सप्लाईज है, 50,000 रुपीज ये आरसीएम का केस है। बाकी तो मुझे कोई भी केस आरसीएम का नहीं दिख रहा, सब फॉरवर्ड चार्ज की है। पहला आपने कमोडिटी एक्स परचेज करी तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो फॉरवर्ड चार्ज। थर्ड वाला आरसीएम हो गया, फोर्थ वाला भी फॉरवर्ड, तो आरसीएम का तो एक ही ट्रांजेक्शन लग रहा है मेरे को, दैट इज क्या है, 50,000 रुपीज का 18%, इट कम्स 9,000। फोर्थ का डी, 50,000 का 18%, 9,000, खत्म बात। केस स्टडी नंबर 33 पे आते हैं। दिशा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हैविंग इट्स ऑफिस इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड मुंबई महाराष्ट्र, दो जगह इसके ऑफिस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन बोथ द स्टेट्स। कंपनी कैसा है, रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर दोनों ही स्टेट्स के अंदर। द कंपनी ऑपरेट थ्रू टू सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स इसके, दो बिजनेसेस हैं, एक बैंकिंग सर्विसेज हैं और एक एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज करके है। द एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का टर्नओवर बता रखा है 80 लाख रुपीज इन वेस्ट बंगाल एंड 60 लाख रुपीज इन महाराष्ट्र। द बकेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर ईच सेगमेंट ऑफ ईच ऑफ द टू सेगमेंट, तो अब ये बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या देते हैं वो ये देते हैं, और एडवाइजरी सर्विसेज में ये सर्विसेज देते हैं वो। द कंपनी हैज कैरिड आउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर मंथ का डेटा दे रखा है। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कोलकाता में इतनी बेची, मुंबई में इतनी बेची, रेफर नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आ जाओ सब अब। Following purchase and sale of foreign currency was made by the company during the month of September। कोलकाता ने क्या किया, $10,000 परचेज किए। मनी वाइज एक फॉरेस्ट डीलर है, 73 रुपीज में, और आरबीआई की रेफरेंस रेट थी 74। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, इट कम्स 10,000 रुपीज। इसकी कोलकाता की आ जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 रुपीज। मुंबई ऑफिस हैड सोल्ड 5,000, इन्होंने $5,000 बेचे और आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी, तो जितने में बेचा उसका 1% वैल्यू मान लेते हैं, उसका 1% क्या मान लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं। तो 5,000 इंटू 73.2 इंटू 1% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द, क्वेश्चन पहला ही दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय कोलकाता एंड मुंबई ऑफिस। तो कोलकाता का तो 10,000 आंसर आ ही गया था, है ना, तो कोलकाता का 10,000 आ गया, और मुंबई ऑफिस का ये करोगे तो आप, तो मेरे ख्याल से ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो इट इज़ कमिंग 1% करोगे तो 3660 ही आ रहा है, ठीक है, तो आंसर विल कम बी, आंसर विल कम बी, ठीक है, बड़ा आसान है। रूल 32 अगर आपको याद हो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर, ठीक है, करेंसी चेंज, मनी चेंजिंग वाला था, दो मेथड थे, मेथड 32(2)A 32(2)B, अगर आपकी मेमोरी है वो, तो 32(2)B के अंदर रेंज कॉन्सेप्ट था, मिनिमम 250 मैक्सिमम 60,000, याद आ रहा है क्या बताओ, ठीक है। अभी तक हमने पहला ही पॉइंट देखा और एक क्वेश्चन निपटा भी लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लें पहले ही। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड बाय मुंबई ऑफिस इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मुंबई ने ऐसी क्या परचेज की है जिसका टैक्स आरसीएम में देना पड़ेगा, ये बताना है आपको। तो ये आपको डेटा दे रखा है कंपनी का सेल्स एंड, मुंबई का परचेज वैल्यू जिस पे आरसीएम में टैक्स देना है वो आपसे पूछा है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, तो ये तो आउटवर्ड सप्लाई हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, आउटवर्ड हो गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुंबई का इनवर्ड वाला आरसीएम। कमीशन रिसीव, तो ये भी आउटवर्ड सप्लाई हो गई, कमीशन मिला है आपको, जो पैसा मिला है वो आउटवर्ड। कमीशन रिसीव अगेन आउटवर्ड। कमीशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट बैंक फॉर एक्टिंग एज अ रिकवरी एजेंट, ठीक है, आप एजेंट हो और आप सर्विस दे रहे हो, तो ये आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई हो गई। मतलब आप बैंक टैक्स देगा इसका आरसीएम में, आप नहीं दोगे, पर आप आउटवर्ड सप्लाई तो हो ही गई ना, परचेजेस नहीं है, सेल्स है, हम टैक्स नहीं देंगे, सामने वाला देगा। प्रोफेशनल फीस रिसीव, तो ये भी आउटवर्ड सप्लाई हो गई, पैसा मिला है आपको, ठीक है, प्रोफेशनल फीस रिसीव हुई है। प्रोफेशनल फीस रिसीव फॉर जीएसटी टीडीएस, तो अगेन इट इज आउटवर्ड सप्लाई। पार्टिसिपेशन फीस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये भी आउटवर्ड सप्लाई हो गया। लीगल फीस पेड टू सुंदरम एंड एडवोकेट, ये इनवर्ड सप्लाईज है, और ये आरसीएम में टैक्स फ्री लगता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि मुंबई का इनवर्ट सप्लाईज बताओ जिसपे आरसीएम में टैक्स लगेगा, तो ये 15,000 वैल्यू में ऐड कर दो, क्योंकि आपने लीगल सर्विसेज लिए, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज केस में क्या होता है, सप्लायर अगर कोई भी है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है।
ठीक है। इस केस में क्या होगा, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो आपने सिक्योरिटी सर्विसेज ली है, आपने मतलब किसने, ये जो आपकी कंपनी दिशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हम तो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में। अब हमको सप्लायर चेक करना है कि क्या सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है। हमारे मुंबई वाले केस में सप्लायर कौन है, पार्टनरशिप फर्म है। हमने क्या बोला था सिक्योरिटी सर्विसेज में, सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रिसीवर रजिस्टर्ड है। तो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती, तो ये भी आरसीएम में आएगा। 25,000 रुपीज़ ये भी आ गया, तो 15,000 तो ये आरसीएम में पे करना है, 25,000 ये पे करना है। अभी तक मुंबई की जो इनवर्ट सप्लाईज पे हमें जो टैक्स पे करना है वो 40,000 रुपीज़ वैल्यू है, जिसपे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 50,000 रिसीव, तो ये भी आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाईज रिसीव बाय मुंबई इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, आंसर विल कम 40,000। 2 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो लीगल सर्विसेज और एक आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज, 40,000 विल बी द आंसर। थर्ड वाला देखो क्या लिखा हुआ है, compute the value of taxable outward supplies made by Kolkata in the month of September on which Disha Enterprises is liable to pay tax under forward charge। कोलकाता की आउटवर्ड सप्लाई बताओ जिसपे ये टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करेंगे, ठीक है साहब। चलिए जी, सुनिएगा मेरी बात। अमाउंट रिसीव फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, ये आउटवर्ड सप्लाई है, पैसा मिला है, किसका, स्पॉन्सरशिप का पैसा है। स्पॉन्सरशिप में पता है क्या होता है, सप्लायर कोई भी हो, एनी पर्सन, रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम में रिसीवर टैक्स देगा। अब हम सप्लायर हैं और इसको पैसा किससे मिला है, देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, मतलब रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसीवर इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसका टैक्स आरसीएम में पे होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कोलकाता का वो अमाउंट बताओ आउटवर्ड सप्लाई का जिसपे वो टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में देगा। ये आउटवर्ड सप्लाई तो है लेकिन टैक्स रिसीवर देगा आरसीएम में। कमीशन रिसीव एज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट फ्रॉम बैंक। अब हमने क्या कहा था कि अगर इंडिविजुअल सर्विस देता है बैंक को तो फिर बैंक टैक्स पे करता है। अब हम कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, हम तो एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, हमको बैंक से कमीशन मिला, तो ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई जिसका टैक्स हमें फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा, तो ये वैल्यू में ऐड कर देंगे 48,000। कमीशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट बैंक फॉर एक्टिंग एज अ रिकवरी एजेंट। अब समझना मेरी बात, क्या ये वैल्यू में ऐड होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वो आउटवर्ड सप्लाई बताओ जिसका टैक्स हम फॉरवर्ड चार्ज में देंगे, इसका टैक्स बैंक पे करेगा आरसीएम में, तो ये तो वैल्यू में हम ऐड करेंगे नहीं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपसे यही तो पूछा है, वो अमाउंट बताओ जो कोलकाता पे करेगा आउटवर्ड सप्लाई का फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या लिखा है, अभी तक हमने एक ही अमाउंट लिखा है, दैट इज 48,000। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वर्किंग नोट नंबर 2। Out of the professional fees of 80,000 received by Kolkata office for the formation of a company, 15,000 was towards reimbursement claim from client. It was separately mentioned in the invoice। तो देखो 80,000 रुपये इसने जो फीस ली ना, तो 15,000 रुपये तो ऐसा था कि इसने कहीं पे किया है और रियम्बर्समेंट के फॉर्म में ये वापस से ले रहा है। इनवॉइस के अंदर भी सेपरेटली इंडिकेट किया था, मतलब प्योर एजेंट है ये 15,000 रुपये का, तो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 65,000 ही मानेंगे। अब 15,000 रुपये तो रियम्बर्समेंट है, कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई थोड़ी है। जैसे आप किससे कंपनी बनाओ और उसने आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को आरओसी की फीस पे करी हो, तो वो थोड़ी उसकी वैल्यू में ऐड होगी, उस पर थोड़ी वो जीएसटी देगा। तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई 65,000 ही हो गई जिसमें जीएसटी देना है। आरसीएम नहीं है, नॉर्मल है फॉरवर्ड चार्ज, और टैक्स पे करना पड़ेगा 65,000 रुपीज पे। पैसा मिला है आपको। प्रोफेशनल फीस रिसीव फॉर जीएसटी फाइलिंग रिटर्न, इस पे भी आप टैक्स दो। तो कोलकाता की आउटवर्ड सप्लाई पूछी, तो ये 48,000 हो गई, एक ये 65,000 हो गई, 80,000 65,000, अगेन ये 65,000 हो गई। आगे देखो, पार्टिसिपेशन फीस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर द एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। अब एग्जीबिशन की है कंपनी ने, 50 लाख रुपीज का पैसा मिला है, लेकिन कस्टमर से पैसा मिला है, तो इसका प्लेस सप्लाई कैसे निकालते थे, याद है, 12 सबसेक्शन 6। अगर आप किसी भी इवेंट में, जिम में, रेस्टोरेंट में, ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो उसका प्लेस सप्लाई 12 सबसेक्शन 6 से निकलता है कि जहां से भी एंट्री टिकट परचेज किया। अगर आप किसी भी कल्चरल, स्पोर्ट, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक जगह पे जाते हो तो जहां से भी एंट्री टिकट परचेज किया वही प्लेस सप्लाई मानते हैं। अब इवेंट हो रहा है रशिया के अंदर, आपको पैसा तो मिला 50 लाख रुपए, लेकिन इवेंट कहाँ हो रहा है, रशिया में हो रहा है, और वर्किंग नोट नंबर 1, पार्टिसिपेशन फीस मिली 50 लाख रुपीज की, किससे मिली, लोगों से मिली। इवेंट कहाँ पे हो रहा है, रशिया में हो रहा है,
और अ पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम ईच इंडियन कंपनी वाज कलेक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग देम अ स्टॉल फर्नीचर, ठीक है। अ पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 4 लाख रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी मुंबई ऑफिस एट चेन्नई इन विच 100 कंपनीज हैड पार्टिसिपेटेड। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये देखो, पार्टिसिपेशन फीस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स फॉर द बिजनेस, 50 लाख रुपए जो कस्टमर से मिले ना, 50 लाख रुपए। और इवेंट कहाँ हो रहा है? रशिया हो रहा है, तो प्लेस सप्लाईज का रशिया ही माना जाएगा। जहाँ पे भी इवेंट वगैरह हो रहा था, जहाँ से टिकट वगैरह मिल रहे हैं, वही प्लेस सप्लाई माना जाता है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जो कस्टमर से पैसा आ रहा है 50 लाख रुपए का, उसका इवेंट कहाँ हो रहा है? रशिया में हो रहा है, तो रशिया ही प्लेस सप्लाई मानेंगे। और अब पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम ईच इंडियन कंपनी वॉज कलेक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग दैम अ स्टॉल फर्नीचर, तो इवेंट तो रशिया में ही हो रहा है ना, तो इसका ये वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, ये वैल्यू में अपन ऐड नहीं करेंगे। इस पर कोई क्वेश्चन है क्या? रुको देखते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसका जस्टिफिकेशन दे रखा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। ये लीगल फीस हमें मिली है, तो ये तो इनवर्ट सप्लाईज है, ये भी इनवर्ट सप्लाईज है। तो आउटवर्ड सप्लाई बेसिकली कौन कौन सी हो गई? एक तो 48,000 हो गई, एक 265 हो गई, एक ये 65, एक ये 65, बेसिकली 3 अमाउंट लग रहे हैं मेरे को। तो आउटवर्ड सप्लाई से पूछा है 48, 65 एंड 65, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया। पार्टिसिपेशन फीस वैल्यू में ऐड नहीं होगा, क्योंकि भाई इवेंट जब रशिया में हो रहा है, कस्टमर से जो भी पैसा मिला है, तो इसको हम वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। 48 प्लस 65 प्लस 65, इट कम्स 178,000। द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट दैट दिशा एंटरप्राइजेज हैज टू डिपॉजिट अंडर IGST एक्ट, कितना प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा? तो देखो, एक पॉइंट दे रखा है कि 14 सितंबर को दिशा को जॉइंट कमिश्नर का एक ऑर्डर आया, उसमें लिखा हुआ था कि 600 करोड़ की IGST की डिमांड है, और वो अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल कर रही है। तो अपीलेट अथॉरिटी के अंदर होता है 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 करोड़ CGST, SGST एंड 50 करोड़ IGST का केस है। इसका 10% वैसे तो 60 करोड़ होता है, लेकिन मैक्सिमम 50 करोड़ ही प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। तो आंसर विल कम, अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इट कम्स 50 करोड़, फोर्थ का आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, खत्म। केस स्टडी नंबर 34 पे आते हैं। 34 क्या बोलता है? एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड is engaged in providing multi-dimensional services to its clients through its office in Haryana registered under GST। हरियाणा में रजिस्टर्ड है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर अंडरटेकन बाय एस्पायर सॉल्यूशंस। ये ट्रांजेक्शंस इन्होंने किए हैं एस्पायर्स ने। इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम bizcard.com फॉर एन अमाउंट ऑफ 51 लाख रुपीज। 51 लाख रुपीज की आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं bizcard.com से, इसका टैक्स आप RCM में पे करो, ऑफ कोर्स सी बात है। कोई क्वेश्चन है? द लायबिलिटी टू पे GST फॉर क्लाउड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय एस्पायर फ्रॉम bizcard से जो आपने सर्विसेज ली, उसका टैक्स हमको कैसे पे करना है? आगे कहीं bizcard दिख रहा है क्या और क्वेश्चन में? और तो कोई bizcard दिख नहीं रहा, पहला ही पॉइंट है bizcard का। इस पे GST कौन पे करेगा? इंपोर्टर जो है एस्पायर, वो पे करेगा। और 51 लाख है, 51 लाख का 18% इट कम्स 9,18,000। तो बिड कार्ड पे एस्पायर सॉल्यूशंस टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ट में 9,18,000 रुपये पे। आंसर विल कम डी। ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, बस का आंसर डी। क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी रीड मार लेते हैं पहले। डायरेक्टर का पूछा है, अच्छा देखते हैं, चलो आगे बढ़ो। एस्पायर सॉल्यूशन पे सिटिंग फीस ऑफ 25,000 ईच टू 4 डायरेक्टर रुपीज टू 4 डायरेक्टर्स पर मंथ, तो मतलब 1 लाख रुपीज पर मंथ डायरेक्टर को फीस जा रही है। फर्दर देयर आर 2 डायरेक्टर हु आर इन एग्जीक्यूटिव रोल, और जो 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी के फॉर्म में ले रहे हैं, तो सैलरी तो वैसे भी GST से बाहर है, TDS कट रहा है 192 में, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज जो आप डायरेक्टर को पे कर रहे हो, उसका टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा RCM में, और सैलरी GST से बाहर है। Aspire Solutions seek your advice on the taxability of the sitting fees payable to director and salary. Sitting fees payable to director is liable to GST under reverse charge, and the salary to executive director shall not be liable to GST। पहला सही लगा। टोटल अमाउंट पेबल इज एग्जाम्ड गलत है। टोटल अमाउंट पेबल इज लायबल टू GST गलत है। टोटल अमाउंट पेबल डायरेक्टर इज लायबल टू GST गलत है। तो फर्स्ट इज आंसर, सेकंड का ए बहुत ही आंसर आसान है, इसमें कोई दिक्कत लगी नहीं होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल विद एस्पायर सॉल्यूशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ITC कितनी अवेलेबल है?
तो आईटीसी, परचेज पे आईटीसी मिलती है। इंपोर्ट जो आपने किया बिज कार्ड से 51 लाख का, जिसपे आपने जीएसटी पे करना था 9,18,000 का, उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी। डायरेक्टर को आपने 1 लाख रुपए पे किया, इस पे आपको 18,000 रुपए की क्रेडिट मिल जाएगी, आपने आरसी में टैक्स पे किया। एस्पायर सॉल्यूशन पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, 5 लाख रुपए का पेमेंट किया, ये ब्लॉक क्रेडिट में आता है, इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगी भले ही आपका खर्चा हुआ हो। एस्पायर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट जूम कॉर्पोरेशन बेस्ड इन बैंगलोर, इशू इनवॉइस ऑफ 30 लाख रुपीज, ये आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है, 30 लाख रुपीज आपका आउटवर्ड सप्लाईज है। एम्पावरिंग इंडिया इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन हरियाणा, इट एम्स एट एम्पावरिंग द eligible companies to grow their business, Aspire solution being one of the eligible company receive a subsidy। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कितनी आईटीसी मिलेगी, सब्सिडी कोई परचेज तो है नहीं जो आईटीसी मिलेगी ना, तो इस पे आईटीसी मिलेगी, ये तो वैसे भी आउटवर्ड सप्लाई है तो इस पे तो आईटीसी मिलेगी नहीं। आईटीसी का अमाउंट अभी तक कितना हुआ 9,18,000, तो ये 18,000 डायरेक्टर वाला और लाइफ इंश्योरेंस पे मिलेगी नहीं। फोर्थ वाला पॉइंट आउटवर्ड है, फिफ्थ वाला पे भी कोई, ये भी कोई इनवर्ड सप्लाईज नहीं है जो आईटीसी मिलेगी। सिक्स वाला पॉइंट एस्पायर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप का पैसा मिला, पैसा मिला तो अगेन इट इज आउटवर्ड, कोई परचेजेस तो है नहीं, तो आईटीसी तो मिलेगी 9,36,000, सिंपल सी बात है 9,36,000, दो ही अमाउंट थे इस पे आईटीसी मिलेगी, 3 का आंसर सी आ गया। तो 9,18,000 ये लाइफ इंश्योरेंस ब्लॉक रेट में आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय एस्पायर सॉल्यूशन इन द मंथ ऑफ जुलाई, आउटवर्ड सप्लाई आपसे पूछा है, तो भैया देखो पहला इनवर्ड था, दूसरा भी इनवर्ड था, थर्ड ब्लॉक क्रेडिट है ऑल्दो इनवर्ड है, फोर्थ वाला आउटवर्ड सप्लाई है 30 लाख रुपीज, ठीक है। फिफ्थ वाला ये तो आपको सब्सिडी मिली है, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। सिक्स्थ वाला एस्पायर सॉल्यूशन ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है मिस्टर एक्स को। स्पॉन्सरशिप के केस में क्या होता है, सप्लायर एनी पर्सन, रिसीवर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो आरसी में टैक्स पे होता है, लेकिन ये तो मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है तो इसमें तो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे होगा, स्पॉन्सरशिप पे भी खैर उससे मतलब नहीं है, फॉरवर्ड में हो चाहे रिवर्स में, पर आउटवर्ड सप्लाई तो है ना 5 लाख रुपीज़, तो आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा 35 लाख रुपीज़, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई वेलकम 35 लाख रुपीज़। फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट, अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश, कितना जीएसटी नेट डिपॉजिट पे करना है। तो देखो भाई सिंपल है, आउटवर्ड सप्लाई हमने निकाला 35 लाख रुपीज़, 35 लाख का 18%, यह आपका आउटवर्ड सप्लाईज है, और आईटीसी अवेलेबल थी हमारे पास 9,36,000 निकाली थी ना अपने थर्ड वाले पॉइंट में, आईटीसी कितना निकाला था 9,36,000, तो देख लो 35 लाख का, 35 लाख का अगर आप क्या करते हो 18% करते हो, ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। 35 लाख का अगर आप क्या करते हो 18% करते हो तो इट इज कमिंग 6.3, ठीक है 6,30,000, ये तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। इनवर्ड आईटीसी आपके पास जो पड़ी है वो 9,36,000 की पड़ी है, तो नील आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आउटवर्ड सप्लाई 35 लाख रुपए है, उसका 18% जीएसटी निकालो, और आईटीसी हमने निकाली थी यहाँ पे 9,36,000, नील आंसर आ जाएगा। 6,30,000 9,36,000 आंसर बिल्कुल नील, क्योंकि आईटीसी का बैलेंस ज्यादा है। अरे नहीं नील नहीं आएगा ब्रो, कैश में तो पे करनी थी, शिट ऐसी गलती होती। वो जो आईटीसी थी ना वो तो रिवर्स चार्ज वाली थी ना दोनों, कैश में तो पे करना पड़ेगा, ये भी आरसीएम वाला था, डायरेक्टर वाला भी आरसीएम था, तो वैसे नील आया लेकिन पूरा कैश में देना पड़ेगा। 9,36,000 का आंसर है, सो सॉरी, आंसर विल कम सी, ये गलतियां होती है एग्जाम, ठीक है आंसर विल कम सी, कैश में तो पे करना पड़ेगा, आरसीएम के ना वो, आरसीएम कैश में पे करना पड़ता है, तो आंसर 5 का सी दे रखा, 5 का सी, ठीक है ध्यान रखना। वैसे नहीं लोगे अमाउंट नेट जीएसटी पर, कैश में तो पे करना ही है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 35 पे आते हैं। 35 क्या बोलता है, लास्ट केस। Rishi is the registered supplier of goods and service under GST in the state of Karnataka। कर्नाटका का डेटा दे रखा है आपको। During the month of April, Rishi provided the following outward supplies, और ये आपको outward supplies दे रखी हैं, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। What is the taxable value for the month of April on which tax is payable by Rishi? तो वैल्यू पूछा है जिस पे ऋषि टैक्स पे करेगा। पहला पॉइंट है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स पे ऋषि 4 लाख रुपीज टैक्स पे करेगा, ठीक है भाई साहब। आपसे आउटवर्ड सप्लाई पूछा है तो 4 लाख रुपीज वैल्यू में ऐड करो।
इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज टू सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी, ऋषि ने इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज दिए हैं तो उसका टैक्स सुरक्षा पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम में, ऋषि पे नहीं करेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा ऋषि कितना टैक्स पे करेगा, तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव फॉर लेट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट वैल्यू में ऐड होता है, ठीक है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड अ ट्रेडर ऑफ गुड्स, ये भी वैल्यू में ऐड करेंगे, क्योंकि रिकवरी एजेंट के केस में पता है क्या था कि अगर आपने रिकवरी एजेंट सर्विसेज किसी बैंक या एनबीएफसी को दी तो आरसीएम था ना ब्रो। ये देखो, रिकवरी एजेंट सर्विसेज अगर आपने बैंक एनबीएफसी को दी तो आरसीएम में टैक्स लगेगा। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिकवरी एजेंट सर्विस दे रहे हो एबीसी लिमिटेड को, तो आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, ऋषि को टैक्स पे करना पड़ेगा 40,000, ठीक है। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बचपन स्कूल एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, जिसका एनुअल डे फंक्शन हुआ है स्कूल के बाहर। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग के केस में अगर स्कूल के बाहर फंक्शन होगा तो वो टैक्सेबल होता है, होता है ना, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है, तो ये भी 50,000 भी वैल्यू में ऐड करो। देखें एक बार, 4 लाख ये, इंश्योरेंस एजेंट नील, 10,000 40,000 50, सही कर रहे हैं। आगे बढ़ो। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की आपने सर्विसेज दी है, कोई कंपनी है एम सी लिमिटेड, देख रहे हो आप इनकी क्रिएटिविटी, एम सी लिमिटेड, कम तो ये भी नहीं है। एम सी लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसको इन्होंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दी है, 5% वाला ऑप्शन है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में क्या था कि अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कोऑपरेट और रिसीवर बॉडी कोऑपरेट तो आरसीएम में टैक्स लगता है, इसका टैक्स आरसीएम में लगेगा, ऋषि को पे नहीं करना। अमाउंट रिसीव फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स अवॉर्डेड बाय अ पीएसयू रजिस्टर अंडर, ठीक है, हमको ये पैसा मिला, वैल्यू दे रखी कॉन्ट्रैक्ट की 5 लाख रुपए, टीडीएस का केस भी आएगा, तो क्या ये भी वैल्यू में ऐड होगा, ऐड तो होगा। अमाउंट रिसीव फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टैक्सेबल सप्लाई अप्रैल मंथ का पूछा है आपसे, और अमाउंट रिसीव फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अवॉर्डेड बाय पीएसयू रजिस्टर, ठीक है, 5 लाख रुपए वैल्यू थी और अमाउंट कितना मिला, 1,50,000 रुपीज, तो ये 1,50,000 भी वैल्यू में ऐड कर दिया, सही किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है आउटवर्ड सप्लाई बताओ जिसपे बंदा टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, तो एक तो 4 लाख आ गया, इंश्योरेंस एजेंट में कंपनी आरसीएम में देगी, इंटरेस्ट जो मिला उस पर यही देगा, रिकवरी एजेंट बैंक या एनबीएफसी को देते तो आरसीएम लगता लेकिन नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग पे टैक्स देना पड़ेगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे आरसीएम में टैक्स लगेगा, और जो पैसा हमने गवर्नर पीएसयू को सामान बेचा उस पर हम ही टैक्स देंगे, कौन सा गवर्नमेंट देगी हमारे बिहार पे टैक्स, बस वो तो हम टीडीएस काट के हमको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन जीएसटी तो एक बार पूरे पे देना पड़ेगा, 1,50,000, तो 4 लाख, 4,50,000 और 50,000 बोलते 5 लाख, 6,50,000 इज द आंसर, आंसर विल कम ए, वन का आंसर क्या आ गया, ए आंसर, ठीक है। आपसे पूछा है टीडीएस कितना काटेगा पीएसयू, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस करता है, टीडीएस पेमेंट पे करता है, ठीक है। अब देखो, ऋषि कहाँ का है, ऋषि कर्नाटका का है, उसने सामान सप्लाई किया किसी पीएसयू को और वो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, और पीएसयू ने इंस्ट्रक्शन दिया कि कर्नाटका में सामान भिजवा दो, बिल टू शिप टू मॉडल का केस है। बिल किसके नाम पे बना, बिल बना तमिलनाडु पीएसयू के नाम पे, हम कहां पर हैं, हम कर्नाटका में हैं, हम ऑल दो सामान डिलीवर कर्नाटका में ही कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बिल तो तमिलनाडु के नाम से बना ना, आईजीएसटी का टीडीएस कटेगा, 1,50,000 का आईजीएसटी 2% की रेट से, मतलब 3,000 का टीडीएस कटेगा, आंसर विल कम बी, 2 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बिल टू शिफ्ट टू मॉडल 10(1)(b), ठीक है। आपने अगर नोटिस किया हो एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, बिल टू शिफ्ट टू, एक वो होटल वाला केस जिसमें क्रेडिट नहीं मिलती ना, लॉस पॉस सेम स्टेट में है लेकिन रेसिपेंट दूसरे स्टेट में, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ऋषि आर नॉट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम, कौन सी आउटवर्ड सप्लाई जो ऋषि ने की है उस पर आरसीएम नहीं लगेगा,
इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस पे तो आरसीएम लगेगा, कंपनी टैक्स देगी आरसीएम में। रिकवरी एजेंट ये नहीं लगेगा क्योंकि आपने बैंक को थोड़ी दिए, बैंक को देते तो आरसीएम लगता। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इस पे भी आरसीएम लगेगा क्योंकि 5। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉपरेटर, रिसीवर बॉडी कॉपरेटर, तो आरसीएम आपसे पूछा है नॉट सब्जेक्ट टू आरसीएम, बी आंसर। सेकंड सेकंड बोले तो बी, बी आंसर आ गया। थर्ड का आंसर बी, थर्ड का आंसर बी। खत्म केस स्टडीज आपकी, होप आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।